हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज का जो हमारा जो विषय है या फिर स्टार्टिंग है वो हमारी साइंस के महासंग्राम मैराथन से रहेगी। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको 10 दिन में 10 मैराथन क्लासेस देने वाला हूं जिसके अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसकी साइंस आपके बाहर नहीं जाएगी। ये मैराथन लगभग मैं डेली जो है 2 से 3 घंटे की मैराथन दूंगा जिसमें लगभग 20 से 30 घंटे जो है अपन 10 दिन साइंस के ऊपर फोकस करेंगे और पूरी की पूरी साइंस को क्या कर लेंगे भाई, कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपके आने वाला ग्रुप डी का एग्जाम है या एनटीपीसी का एग्जाम है या फिर एचएसएससी का कोई भी एग्जाम है, साइंस यहां से बाहर नहीं जाएगी। बेस से हाई तक अपन जो है इस पोर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं, ये जो टारगेट है ये ग्राम सचिव और पटवारी के एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। एचएसएससी का ग्राम सचिव और पटवारी का एग्जाम है 7, 8 और 9 को। ठीक है, 10 दिन 10 मैराथन चलेंगी। जिस भी मतलब आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जुड़ लेना बिल्कुल। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि मेरे को जो है ना थोड़ा मोटिवेशन प्राप्त हो और अच्छे से जो है आपके लिए वीडियो लेके आऊं। देखिए, ये क्लास आपको डेली 8 बजे, रात 8 बजे डेली ये क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, रात 8 बजे से लगभग जो है हम 11 से 12 मतलब 10 से 11 बजे तक जो है इस क्लास को जारी रखेंगे। डेली साइंस के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार करेंगे और पूरी की पूरी साइंस, आज के बाद आपको साइंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप तक अपन इस मैराथन क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, पहले तो मैं बता देता हूं आपको क्या क्या अपन करवाने वाले हैं। देखिए, साइंस के पोर्शन वैसे तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होते हैं, लेकिन एक दो टॉपिक जो हैं और ऐड कर दिए गए हैं एचएसएससी के रिगार्डिंग मानो या फिर किसी भी एग्जाम के लिए मानो। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है वो आपका कंप्यूटर का रहता है। अब कोई भी एग्जाम आएगा तो कंप्यूटर से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं चाहेगा कि हम अनपढ़ों को भर्ती करें। अनपढ़ का मतलब है जिसको कंप्यूटर ना आता हो। ठीक है, ईवीएस से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। एचएसएससी के किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लेना, ईवीएस से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम होता है उसमें ईवीएस से क्वेश्चन आते हैं। एक जियोग्राफी आती है ईवीएस में, उसको मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर आते हैं जैसे कि परिस्थितिकी है, जैसे कि जेनेटिक्स है, ठीक है, या फिर आपका ज्योमंडल वगैरह है, इन सभी को ईवीएस के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। एक मैराथन क्लास अपन ईवीएस की लेके चलेंगे, एक मैराथन क्लास अपन कंप्यूटर की लेकर चलेंगे। वैसे कंप्यूटर की मैंने पूरी मैराथन क्लास, लगभग 4 घंटे की मैराथन क्लास मेरे इस चैनल पर डाल रखी है, जहां से लगभग कोई भी एग्जाम आप देते हो वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। दुर्गा शक्ति के एग्जाम में तो 10 के 10 क्वेश्चन जो है इस 4 घंटे की मैराथन से देखने को मिले थे। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एचएसएससी के लिए एचएसएससी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैराथन भी मैंने बना रखी है, लगभग 2 घंटे की मैराथन है, लेकिन फिर भी अब इसके अंदर 10 दिन में 10 मैराथन के अंदर भी इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, 2-2 के अंदर बांटेंगे। 2 दिन में लगभग बायोलॉजी, 2 दिन में केमिस्ट्री, 2 दिन में फिजिक्स, या हो सकता है किसी में 3 दिन लग जाए जरूरी, लेकिन 10 दिन में लगभग 10 दिन का समय अपने पास बचा हुआ है। आप टारगेट मान सकते हो किसको भाई, ग्राम सचिव और पटवारी को, लेकिन आप टारगेट एनटीपीसी डी ग्रुप को भी मान सकते हो। स्टार्टिंग में अपन बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ईवीएस, कंप्यूटर और एग्रीकल्चर और एग्जाम में नहीं आते, लेकिन एचएसएससी में आते हैं। कंप्यूटर डी ग्रुप और एनटीपीसी में आता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे कहां से भी, कोई भी टॉपिक उठा लेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। देखिए, पहले तो मैं आपको एक इंट्रो दे देता हूं, इंट्रो के सारे आपको समझा देता हूं। बायोलॉजी की क्लासेज मैंने लगभग सारी की सारी क्लासेज जो है इस चैनल पर डाल रखी है, इसलिए बायोलॉजी से स्टार्ट नहीं करेंगे, अपन केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक से लेकर बिल्कुल बेस से लेकर हाई तक अपन चलेंगे। भी केमिस्ट्री क्या है, कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा का सारा अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स विद न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल के साथ जितने भी आपके जो है लॉ पूछे जा रहे हैं। देखिए, हरियाणा के एग्जाम में न्यूमेरिकल के साथ लॉ भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक बात याद रखना, ये एचएसएससी, जो बच्चा एचएसएससी एग्जाम की तैयारी करे, कोई भी एग्जाम की तैयारी करे, वो एक बात याद रखना, जैसे आपको 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप ये मत सोचो कि मैं 10 के 10 ही करके आऊंगा। एचएसएससी ऐसे क्वेश्चन देती है 2 से 3 जो किसी को भी नहीं आते हैं, तो आप टारगेट उस चीज पे रखो जो इजी है और मॉडरेट है, वहां से आपके क्वेश्चन नहीं कटने चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से आप 8 क्वेश्चन डेड श्योर करके आओ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से, खत्म करेंगे एग्रीकल्चर के साथ। 10 दिन में 10 मैराथन। मैं चाहता हूं आप प्लीज देखिए, जितने भी बंदे देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कोई अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दे, कोई फेसबुक पे शेयर कर दे, किसी भी जगह पे कोई ग्रुप में शेयर कर दे। शेयर करने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन से मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेज जो हैं वो लेके आऊंगा। अच्छे का मतलब भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊंगा, क्योंकि 10 दिन जो है मैं इस क्लास को चलाने वाला हूं। और 10 दिन के अंदर हम करेंगे क्या, 10 दिन में सारी की सारी बायोलॉजी, फिजिक्स,
फिजिक्स केमिस्ट्री को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। ज़्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे, कम ही समय के अंदर ज़्यादा जो है कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। मेरे किसी भी वीडियो को आप देख लेना, मेरा हमेशा एक ही मोटो रहता है कि समय कम लें और कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ से भी, अपने टॉपिक के साथ। टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ, बेसिक से स्टार्ट करूँगा, हाई तक आपको लेके चलूँगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम, साउंड वाउंड की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना हमारा। उसके अंदर आपको जितना भी मैं करवाऊंगा उसकी PDF भी आपको साथ के साथ मैं देता रहूँगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ऐसे स्पेशल टारगेट मिलेगा, बीच में टारगेट का निशान रेड कलर में और कैपिटल में HHSC और GS, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं सभी के सभी की PDF डाल दूंगा। जैसे आज केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक कंप्लीट होंगे, लगभग आधी केमिस्ट्री में करवाऊंगा, उसके सारे के सारे जितने बनेंगे वो मैं आपको PDF इसके अंदर डाल दूंगा। साथ ही MCQ भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो भी इसके अंदर डाल दूंगा। तो आप ये याद रखना, सारा का सारा फंडामेंटल करेंगे। HSSC या किसी भी एग्जाम में जो है आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कहाँ से भाई? साइंस से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं साइंस को। देखिए सबसे पहले केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी की मैंने कुछ क्लासेस डाल रखी हैं तो आप वहाँ से देख लेना। तो देखिए केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, सारा का सारा पोर्शन बाइलिंगुअल चलेगा, क्योंकि साइंस वैसे तो हिंदी में नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारे जो है ना बहुत से स्टूडेंट्स जो है हिंदी में पढ़कर खुश रहते हैं। तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को रासायनिक विज्ञान कहते हैं। एक जर्नली मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री क्या है? केमिकल्स की स्टडी करना। जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि मार्कर है, मार्कर अलग अलग प्रकार के केमिकल से मिलकर बना हुआ है, तो इन सभी की स्टडी ही अपन को करनी है किसके अंदर भी? केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। देखिए मैं एक जर्नली बात बताता हूँ। देखिए जैसे कि मेरे शरीर की फॉर्मेशन हो रखी है ना, तो शरीर में सबसे छोटी सेल है टिश्यू के बाद आपके जो है ऑर्गन डेवलप होते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद आपकी बॉडी का निर्माण होता है। सेम वैसे ही जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर किस प्रकार से मिलकर बना होगा? तो इस मार्कर का निर्माण कैसे हुआ होगा भाई? सबसे छोटी चीज एटम होती है, एटम से मिलकर क्या बनते हैं बेटा? मॉलिक्यूल बनते हैं, और मॉलिक्यूल से मिलकर आपके जो है एलिमेंट बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? एलिमेंट बनते हैं। एलिमेंट्स 118 एलिमेंट है, जिसमें मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स हैं। आपको पता भी होगा, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद एलिमेंट के जुड़ने से एक तो बनता भी आपका कंपाउंड, एक क्या बनता भी? कंपाउंड। कंपाउंड को यौगिक कहते हैं। एटम को परमाणु कहते हैं, हिंदी लिख देता हूं मैं परमाणु। इसको अणु कहते हैं, इसको तत्व कहते हैं, इसको यौगिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट के जुड़ने से देखिए कंपाउंड बनता है। कंपाउंड जब जुड़ेगा, एलिमेंट जब एक रेशियो में, डेफिनेट रेशियो में जुड़ेगा तो कंपाउंड बनेगा। अगर एलिमेंट इनडेफिनेट रेशियो में जुड़ेगा तो उसको कहेंगे अपन मिक्सचर। कहने का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं, जैसे कि कंपाउंड कब बनेगा? जैसे कि कोई भी एलिमेंट आप सभी को पता, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, सोना, चांदी, ये सारे के सारे आपके एलिमेंट है। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक रेशियो में जुड़ेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वाटर होता है H2O, तो इसका रेशियो डेफिनेट है 2:1 जब होगा तो ही 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, तब ही आपका क्या बन पाएगा? कंपाउंड बन पाएगा। अगर ये 3:1 है तो आपका पानी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड वो होते हैं जिनके पास डेफिनेट रेशियो होता है। मिक्सचर कौन से होते हैं भाई? सिंपल सी बात है, मिक्सचर कौन से होंगे? जिनके पास डेफिनेट रेशियो नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूं भाई हवा है, एक तो दिल्ली की हवा है, एक हरियाणा की हवा है। वैसे तो हरियाणा की भी बहुत पॉल्यूटेड हो चुकी है, ठीक है, फिर भी मान लेते हैं हरियाणा की अच्छी वाली हवा है और दिल्ली की खराब हवा है। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड दिल्ली वाली में ज्यादा, अपने वाली में कम है, तो हवा ही रहेगी भी। चाहे रेशियो कोई भी हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, हवा तो हवा ही रहेगी। जैसे कि दूध है, दूध भी आपका एक मिक्सचर होता है। दूध कम पानी का दूध है चाहे ज्यादा पानी का दूध है, दूध तो दूध ही रहेगा, बोलो है ना। तो सिंपल सी बात है, मिक्सचर एक ऐसी चीज होती है जो एलिमेंट्स का मिश्रण होता है, लेकिन कोई रेशियो हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखिए कंपाउंड और मिक्सचर, ये दोनों चीज जुड़ के, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये दोनों चीज जुड़ के आपके मैटर की फॉर्मेशन करती है। मैटर होता है भाई यौगिक। क्या होता है भाई? यौगिक। इसकी फॉर्मेशन करते हैं और ये ही आपकी केमिस्ट्री कहलाती है। देखिए इन सभी चीजों की जानकारी लेना ही केमिस्ट्री कहलाती है। वैसे तो कई स्टूडेंट्स ने रटाई डेफिनेशन कर रखी होगी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर का मतलब मैटर को जो है पदार्थ बोलते हैं, मैटर को पदार्थ बोलते हैं।
पदार्थ के बारे में जानना ही आपकी केमिस्ट्री कहलाती है। कहने का मतलब एटम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, एलिमेंट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से एलिमेंट है, कितने प्रकार के हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे और आपका मैटर के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारा का सारा फंडामेंटल जो है आपके किसका निर्माण करेगा भाई, केमिस्ट्री का निर्माण करेगा। सिंपली फॉर्म में मैं कहूं तो जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि ये जो मार्कर है ना, ये मार्कर आपका एक मैटर है। नॉर्मली मैं कहूं वो कोई भी चीज जो आपके चारों तरफ मौजूद है वो आपकी क्या है भाई, मैटर है। और उसके बारे में जानना, जैसे ये मार्कर है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, क्या कंपोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है, इन सभी चीजों के बारे में जानना ही आपकी क्या कहलाएगी भी, केमिस्ट्री कहलाएगी। तो कहने का मतलब मैटर के बारे में जानना, कंपाउंड के बारे में जानना, मिक्सचर, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और एटम, इनके बारे में जानना ही केमिस्ट्री कहलाएगी। कितने बड़ी से बड़ी क्लास में चले जाना, इनसे ही जो है इनके अंदर, अगर थोड़ा लेंथी क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी तो क्या होगा भाई, इसके डिटेल में चले जाएंगे। अगर छोटी क्लास होगी तो ऊपर ऊपर का पढ़ते हुए चलेंगे। अब हम कंपटीशन का पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन किससे भाई, मैटर से, यौगिक से, एटम, ऐसे करते हुए सारी की सारी चीज़ों को करेंगे। ठीक है भाई, तो ये स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है। देखिए थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं करवाऊंगा। और जो है वैसे जो है आप रेगुलर क्लासेस के अंदर देख लेना उनको। वैसे इसके अंदर जो है मैराथन क्लासेस के अंदर मेरे को 10 दिन में आपकी पूरी की पूरी साइंस का निचोड़ कर देना है। तो स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले मैटर से। केमिस्ट्री का उठा लेता हूं टॉपिक मैटर। मैटर को बोलता हूं मैं पदार्थ। देखिए पदार्थ क्या है, सबसे पहले यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, किसी भी एग्जाम में उठा के देख लेना। देखिए मैटर क्या होता है, वो कोई भी चीज जो जगह घेरे। देखिए जगह घेरे, ये मैटर है। मैटर जब ये कब है, जब ये जगह घेरेगा और इसके पास क्या होगा भी, जगह घेरने को बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं भी, वॉल्यूम। और इसके पास कोई ना कोई अपना वजूद होगा। वजूद का मतलब मास। तो भी आपका मैटर कौन सा होता है भी, मैटर वो चीज होती है जिसके पास मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान के बारे में मैं आपको बता देता हूं। द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी चीज का वजूद। जैसे कि ये मार्कर कितनी मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, ये इसका द्रव्यमान है, कभी चेंज नहीं होगा। जितना मटेरियल इसके पास है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो जिसके पास मास और वॉल्यूम हो, वॉल्यूम का मतलब होता है भाई आयतन, और आयतन क्या होता है भाई, किसी भी चीज द्वारा जगह घेरी गई। तो जगह घेरना, कोई भी वस्तु जो जगह घेर रही है, जैसे कि इसका वॉल्यूम ये है, तो कोई भी वस्तु जो जगह घेर रही है और जिसके पास मास है उसको अपन क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। जैसे कि आपको जितनी भी चीजें चारों तरफ दिख रही हैं, जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, लाइट है, कैमरा है, कुछ भी चीज है, सारी की सारी आपकी मैटर है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मैटर नहीं है। तो देखिए मैटर कौन नहीं है, जितनी भी आपकी फीलिंग्स है। फीलिंग्स का मतलब जैसे कि लव है, प्रेम है, सैडनेस है, स्माइल है, या फिर आपकी स्मेल है, ये सुगंध है, कुछ भी चीज है, ये आपकी मैटर नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मैटर नहीं है। इतनी बेसिक चीज भी आपसे पूछ ली जाती है। अब मैं बात करता हूं, देखिए मैटर से ही आपकी पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। मैटर मेनली 5 स्टेट में। देखिए क्वेश्चन कई बार आ जाता है, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं ये पूछे तो देखिए मैंने यहां पर लिखी अवस्थाएं बोलते हैं स्टेट्स। पदार्थ की कितनी स्टेट्स होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको आंसर करना है भी कुल पूछे। देखिए नॉर्मली पूछे तो इसकी अवस्था होती है 3, अगर कुल पूछे, कुल का मतलब टोटल पूछे तो इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं भी, 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं भी, टोटल 5 और वैसे 3। आप सभी को पता होगा 3 में कौन कौन है, एक ठोस है जिसको अपन सॉलिड बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं भी, सॉलिड बोलते हैं। एक द्रव है जिसको अपन लिक्विड बोलते हैं, और एक गैस है जिसको अपन क्या बोलते हैं भी, गैस बोलते हैं। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन 2 अवस्थाएं और हैं। 2 में कौन कौन है, 2 में एक चौथी अवस्था है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं। ठीक है, और चौथी अवस्था ही है, और 5वीं अवस्था आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो ये जो है आपकी 5 अवस्थाएं, कुल कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं भाई, जो आपकी पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए मैं बात करता हूं, पहले तो इन 2 को समझा देता हूं, ये थोड़ी लेंथी चलेंगी, बड़ी होंगी, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपसे फिर बताता हूं, ये पूछे कुल कितनी अवस्थाएं हैं तो 5, मेनली पूछे तो कितनी अवस्थाएं हैं 3। बेसिक से लेकर चलेंगे, एडवांस तक चलेंगे, टेंशन मत लेना। कोई स्टूडेंट
स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि ये तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बेसिक नहीं है, बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे, टेंशन मत लेना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो आपकी प्लाज्मा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है। देखिए क्या हुआ, एक ठोस अवस्था है, एक द्रव अवस्था है, लेकिन कोई एक ऐसी अवस्था जो ठोस और द्रव के बीच की अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। तो क्वेश्चन आएगा सॉलिड लिक्विड स्टेट क्या कहलाती है, सॉलिड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर क्या कहलाती है। तो सॉलिड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर क्या कहलाती है भाई, प्लाज्मा कहलाती है। उसके बाद प्लाज्मा से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि प्लाज्मा की खोज किसने की, तो प्लाज्मा की खोज जो है विलियम क्रुक्स ने की। विलियम क्रुक्स नाम के एक साइंटिस्ट ने किसकी खोज की भाई, प्लाज्मा की खोज की। यहां से एक ही क्वेश्चन आ सकता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। अब और क्या क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन आ सकता है इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज सत्येंद्रनाथ बोस भारत का साइंटिस्ट है, और आइंस्टीन आप सभी जानते ही होंगे, इन दोनों ने मिलकर इस पदार्थ की अवस्था की खोज की। इससे अलावा ये बातें नहीं बता पाए, बस इन दोनों को यहीं पर खत्म करते हैं। अपन लेके चलते हैं ठोस, द्रव और गैस। मेनली जो है अवस्थाएं जो होती हैं अपने पास तीन ही होती हैं, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, एक तो बिल्कुल एक बात याद रखो, ये मत सोचो कि ये एक टॉपिक है, ये सोचो ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, क्योंकि केमिस्ट्री की सभी अवस्थाएं, सभी वस्तुएं जो है तीन अवस्थाओं में पाई जाएंगी, या तो द्रव में, या ठोस में, या फिर गैस में। तो आप ये मान के चलो ये पूरी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का बेस है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ठोस, द्रव और गैस, इनको देखते हैं अपन, ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। क्योंकि यहां से ना HSSC ने भी कोई भी एग्जाम लेता ना तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बार बार केमिस्ट्री में करने की जरूरत नहीं है, एक भी बार ही कर लो। एक बार में क्या याद कर लो कि भाई ठोस कौन कौन सी चीज है, द्रव कौन कौन सी चीज है और गैस कौन कौन सी चीज है। देखिए मैं बताता हूं आपको, यहां पर मैं लिख रहा हूं ठोस, ठोस को मैं बोल रहा हूं सॉलिड, यहां पर मैं लिख रहा हूं द्रव, द्रव को बोलते हैं अपन लिक्विड, और यहां पर मैं लिख रहा हूं गैस, गैस को अपन बोलते हैं गैस। एक बात याद रखना, बात क्या याद रखनी है, बात ये याद रखनी है कि पदार्थ की एक ऐसी चीज, मतलब एक ऐसी, मतलब आप ये कह सकते हो वस्तु है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, वो कौन है भाई, पानी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पदार्थ की ऐसी अवस्था जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, तो वो कौन है भाई, पानी है, वाटर है। वाटर को अगर अपन जमा देंगे, फ्रीज कर देंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा, आइस कहलाएगी। अगर उसको पिघला देंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, पानी कहलाएगा। अगर उसको उबाल देंगे तो वो गैस, भाप कहलाएगी। क्लियर है भाई। तो पानी तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ये क्वेश्चन पहले जमाने में बहुत ज्यादा आता था, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। देखिए अपन कर तो लेते हैं लेकिन मिक्स कर देते हैं सभी चीजों को, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर शातिर होता है, वो पूछ लेता है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं यहां पर लिख रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टी PP, और यहां पर लिख रहा हूं मैं केमिकल प्रॉपर्टी CP। देखिए एक बात बताता हूं आपको, जिस भी चीज का बाहर से देखने से अनुमान लग जाए ना, जैसे कि इसकी शेप क्या है, इसका रंग ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये जगह घेर रहा है, मतलब बाहर से ही कोई चीज की प्रॉपर्टी का पता चल जाए ना, गुण का, उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और उसकी प्रॉपर्टी को देखने के लिए अंदर जाना पड़ेगा कि भाई ये किस चीज से मिलकर बनी हुई है, किस मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, क्या कुछ चीजें हैं, उसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। देखिए सॉलिड के पास फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, एक टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपसे। देखिए सबसे पहला तो सॉलिड के पास मास होता है, भी सिंपल सी बात है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, इसका अपना वजूद होता है। वजूद तो सभी के पास होगा, सिंपल सी बात है, जब भी तो वो मैटर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ठोस जगह घेरता है, इसलिए इसके पास वॉल्यूम भी होता है। उसके पास क्या होता है बेटा, वॉल्यूम भी होता है, आयतन भी होता है। तीसरा, ठोस के पास शेप एंड साइज भी होती है, शेप एंड साइज भी होती है। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपकी किसकी है भाई, सॉलिड की है। किसकी है भाई, सॉलिड की है। उसके बाद मैं बात करता हूं द्रव की। लिक्विड की तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। देखिए लिक्विड सिंपल सी बात है, मास तो सभी के पास होगा, वजूद तो सभी के पास होगा, जब भी तो वो कोई मैटर कहलाएगी। द्रव्यमान तो मास तो इसके पास भी होगा, मास तो क्या होगा भाई, इसके पास भी होगा, सिंपल सी बात है, मास सभी के पास होगा, क्योंकि जब तक मास नहीं होगा जब तक मैटर तो कहला ही नहीं सकती, ठीक है। अब देखो भाई, उसके बाद द्रव के पास वॉल्यूम होता है। आप खुद सोच के देखो, देखिए द्रव के पास वॉल्यूम होता है ना भाई, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जगह तो घेरता है, वो कितना ही घेरे, तो इसके पास वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। लेकिन क्या शेप साइज होती है, द्रव के पास शेप साइज होती है, नहीं भाई, इसके पास शेप साइज नहीं होती। तो द्रव कौन सा कहलाएगा, जिसके पास मास और केवल वॉल्यूम है। गैस कौन कहलाएगी बेटा,
गैस वो चीज कहलाएगी जिसके पास मास है लेकिन वॉल्यूम भी नहीं है और शेप और साइज भी नहीं है, केवल क्या है भाई, मास है, उसको क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। देखिए एक बार हरियाणा HSSC ने या एक बार कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या गैस के पास वॉल्यूम नहीं होता, तो भाई गैस के पास वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन कब होगा गैस के पास वॉल्यूम, जब उसको कंप्रेस्ड कर देंगे, जैसे कि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG, इनको क्या कर दिया जाता है, सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है, तो उन गैस के पास तो वॉल्यूम होता भी 15 kg का सिलेंडर, 14 kg का सिलेंडर आप लेते भी हो, ठीक है, तो तब वॉल्यूम आ जाता है, लेकिन फ्रीली स्टेट में गैस के पास कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। देखिए अब चारों तरफ गैस है, कहाँ जगह, क्या जगह घेर रही है, कोई जगह तो नहीं घेर रही, लेकिन जब इसको कंप्रेस्ड करके एक सिलेंडर में डाल दिया जाता है तब उसके पास वॉल्यूम हो जाता है। तो ये एक अपवाद है, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली इसके पास वॉल्यूम नहीं होता है। ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब करता क्या है एग्जामिनर कई बार ऐसे कर देता है, वो दे देता है फिजिकल प्रॉपर्टी और आप डाल देते हो केमिकल प्रॉपर्टी। ये केवल फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी देखना क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखिए कोई भी चीज सॉलिड कब होगी। देखिए सबसे बड़ी केमिकल प्रॉपर्टी होती है उनके मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ये मार्कर जो ना बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुआ, मॉलिक्यूल को या एटम को छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब देखो भाई मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जैसे कि कोई ये मार्कर है, मैं यहाँ पर ये मार्कर ही बना देता हूं, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर जो है ना, ये मार्कर किसी न किसी मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो मैं मान लेता हूं इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है भाई, क्लोजली पैक्ड हैं, ऐसे करके मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल क्या है भाई, टाइटली पैक्ड है, तभी तो ये चीज सॉलिड होगी। अगर इसके मॉलिक्यूल्स पैक नहीं होंगे तो क्या ये सॉलिड हो पाएगी, ये सॉलिड नहीं हो पाएगी, इसके मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड है। तो सिंपल सी बात है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, सिंपल सी बात है, पहली बात तो ये होगी भाई मॉलिक्यूल क्या होंगे भाई, मॉलिक्यूल क्लोज होंगे, मॉलिक्यूल क्या होंगे भाई, क्लोज होंगे। दूसरा गैप बिटवीन मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप जो होगा वो क्या होगा भाई, कम होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब देखो भाई कोई चीज सॉलिड ज्यादा कब होगी, जब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप कम होगा, जब ये गैप कम होता जाएगा उतनी ही चीज वो सॉलिड होती जाएगी, बोलो आया ना। उसके बाद फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। ये अगर चीजें पाई जाती हैं तो उसको मैं क्या कहूंगा भाई, उसको मैं सॉलिड कहूंगा, उसको मैं क्या कहूंगा, सॉलिड। ये केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं द्रव की केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि ये कोई भी पानी है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हैं, इसके मॉलिक्यूल क्या है, थोड़े दूर दूर हैं, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, तो ये किस में है भाई, द्रव में है। जैसे कि फॉर्मली आप अंदाजा लगा के देखो जी, ये बोर्ड है, ये सॉलिड है, अगर मैं इसके अंदर हाथ ले जाना चाहूं तो ये चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं। लेकिन पानी के अंदर अगर मैं हाथ डालता हूं तो वो चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े गैप होता है। तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल्स में गैप होता है, क्या होता है भाई, गैप होता है। फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स कम होता है, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, तो इसलिए ये क्या चीज कहलाएगी, द्रव। लेकिन अब देखो गैस में, देखो ये चारों तरफ गैस है, गैस में तो मैं इजीली मूव कर पा रहा हूं, पानी से भी कम, तो इसमें जो ना मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स में मतलब बहुत ज्यादा गैप होता है, फोर्स बिल्कुल ही नहीं होता, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, किसकी भाई, गैस की। अब देखो एक चीज और मैं बताता हूं आपको इसके बारे में, गैस के बारे में। अब दो चीज और देखने को मिल रही है इसके अंदर, क्या, एक तो भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेशर और एक टेम्परेचर। देखिए प्रेशर और मैं यहां पर लिख रहा हूं टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। एक बात याद रखना भाई, एक सिंपली चीज याद रखना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ये बात याद रखो। इनवर्सली का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइन साइड से नहीं है, वो भी याद रखना। इनवर्सली का मतलब उल्टा, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर को क्या होना पड़ेगा भाई, कम होना पड़ेगा। देखो भाई एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, कोई भी चीज ठोस कब हो जाएगी, ठोस कभी भी कोई भी वस्तु आए ना तो एक मन में एक बात याद रखना, बर्फ है, क्या भाई, बर्फ है, आइस है। अरे भाई आइस कब आइस हो जाती है, आइस बर्फ जब बन जाती है जब उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, टेम्परेचर क्या हो जाए, लो हो जाए, और टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब ऐसे समझ सकते हो, प्रेशर हाई होगा तो ही तो मॉलिक्यूल पास आएंगे। तो सिंपल सी बात है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, इसकी प्रेशर जो होगा वो हाई होगा और टेम्परेचर जो होगा वो लो होगा, उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन ठोस कहेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। अब देखिए
टेम्परेचर को थोड़ा हाई कर दो, टेम्परेचर को थोड़ा हाई कर दो और प्रेशर थोड़ा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और इस ये क्या हो जाएगा, प्रेशर थोड़ा लो हो जाएगा और इस टाइम पे ये किस में आ जाएगी भी, द्रव में। अब थोड़ा और प्रेशर को लो कर दो और टेम्परेचर को क्या कर दो, हाई कर दो। अब ये किस में चला जाएगा भाई, गैस में चला जाएगा। तो गैस की जो है केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रेशर लो टेम्परेचर हाई, वो वस्तु किस में चली जाएगी, गैस में चली जाएगी। ठीक है, और ये मिड स्टेट ऑफ मैटर है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है द्रव, मिड स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, पदार्थ की बीच की अवस्था कौन सी है भाई, द्रव है। द्रव जो है पदार्थ के बीच की अवस्था है। ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दोगे द्रव में चला जाएगा, ज्यादा बढ़ा दोगे गैस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये होती है। तो इसके बारे में अपन थोड़ा और करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और आया था एचएसएससी में काइनेटिक एनर्जी से। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक बात याद रखना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, आप यहीं तक सीमित मत रहना। आप ये सोचना कोई चीज सॉलिड, विश्व इस सृष्टि पर जितनी भी चीज सॉलिड मौजूद है ना, सभी को अपने दिमाग में ले आना भाई। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं, ये देखिए प्रेशर और टेम्परेचर के क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लूं आयरन पर प्रेशर बढ़ाने पर, लोहे पर प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सिंपली बात है, जिसने ये कंसेप्ट आता वो तो ये कहेगा भाई प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, ये क्या है, लोहा क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड में प्रेशर हाई और टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। सेम ऐसे ही गैस जैसे कि ऑक्सीजन कह दूं मैं, तो ऑक्सीजन में क्या होगा, प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा। तो ऐसे करके आपको जितनी भी चीजें मौजूद है ना, सभी के बारे में पता चल गया किस में प्रेशर कितना होता है, किस में टेम्परेचर कितना होता है। हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर से, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। एक तो ये बात याद रखो, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। दूसरी ये बात याद रखो, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि मिड स्टेट ऑफ मैटर है। दूसरी ये याद रख लो, ठोस जो होगा उसमें प्रेशर हाई टेम्परेचर लो, द्रव गैस जो होगा प्रेशर लो टेम्परेचर हाई। आपके सारे के सारे फंडामेंटल क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन और सुनना, एक क्वेश्चन क्या सुनना भी, क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन आया था काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी होती है भी गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भी, गतिज ऊर्जा। अब देखिए गतिज ऊर्जा का क्या फंडा है, क्वेश्चन पूछा गया था पदार्थ की कौन सी अवस्था में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। अब एक बात खुद सोच के बताओ, अधिकतम गतिज ऊर्जा कहां पर हो सकती है, यहां पर गतिज ऊर्जा हो सकती है। देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ही नहीं है, तो गति कहां से कर लेंगे मॉलिक्यूल्स, यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, बोलो आया ना। दूसरा देखो ये, अब यहां पर थोड़ी होगी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन गैस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो गैस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ये बात याद रखना। क्लियर भाई, तो ये था आपका पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी करना, और भाई थोड़ा थोड़ा ना, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहो बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, और काम मेरा है, मैं आपको 10 दिन के अंदर सारा का सारा जो है कंप्लीट करवा दूंगा। ये कंप्लीट तभी हो पाएगा जब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन का मतलब थोड़े अच्छे से शेयर होगी, अच्छे से मतलब जो व्यू आएंगे भाई, सिंपल सी बात है, सबका सब जो होता है, सब कोई भी होता है वो, उसको ये जरूर होता है कि थोड़ा तो मोटिवेशन मिले, थोड़ा तो बच्चे इंटरेस्ट दिखाएं, तो ही तो उसका पढ़ाने का मन करेगा। कोई भी टीचर हो, कोई भी बंदा हो, ठीक है, अपना इतना मतलब जो भी है, तो आप थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्या अभी, नेक्स्ट इसकी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर की बात करता हूं। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव। अब देखो पदार्थ की अवस्थाओं के बदलाव से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटी ही बात याद रखनी। छोटी क्या याद रखनी, कोई भी रट्टा नहीं मारना है। एक बात है ना, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री में एक भी जगह पे मैं आपको रट्टा नहीं मारूंगा, और आपको भी नहीं मारना है। मैं शुरू से समझाता लेके चलूंगा, आगे तक लेके जाऊंगा। ठीक है, देखो भाई 3 अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं में बदलाव का मतलब 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, ये ठोस, ये ठोस लिख दी मैंने, सॉलिड। एक बात याद रखना, ठोस लिखी है ना, तो आप ये बात याद रखो, यहाँ पर बर्फ है, यहाँ पर क्या है, बर्फ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द्रव, द्रव का मतलब लिक्विड, और आप यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर पानी है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गैस, और गैस का मतलब तो गैस ही होता है। ठीक है, अब देखो भाई, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव। अब देखो
ठोस से द्रव में जाना, ठोस से द्रव में जाना। क्वेश्चन क्या आएगा आपसे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसी पदार्थ का ठोस से द्रव में जाना क्या कहलाता है, किसी पदार्थ का द्रव से ठोस में आना क्या कहलाता है, किसी पदार्थ का द्रव से गैस में जाना क्या कहलाता है। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी पदार्थ की, जब आप टेम्परेचर देते हो ना किसी भी पदार्थ को तो वो ठोस में होता है, ठोस से द्रव में चला जाता है और द्रव से गैस में। फॉर एग्जाम्पल आप बर्फ लो, बर्फ को हीटर पे चढ़ाओ, चढ़ाने के बाद आप पाओगे कि थोड़ी देर बाद वो पानी बन जाएगा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है, यही चीज बनती है। ठीक है, तो अब होता क्या, देखिए ठोस से कोई वस्तु किस में चली जाती है, द्रव में। ठोस से कोई वस्तु किस में चली जाती है, आपको नॉर्मल एरो लगा लेना है। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछा है ठोस से द्रव में जाना कहलाता क्या। आप ये मानकर चलो ये बर्फ थी, ये पानी बन गया, और बर्फ का पानी बनना क्या कहलाता है भाई, पिघलना कहलाता है, मेल्ट होना कहलाता है। और वह ताप जिस पर ये मेल्ट हुआ उस ताप बिंदु को क्या कहेंगे, तो इस बिंदु को अपन कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं भाई गलनांक बिंदु। अब आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, वह ताप जिस पर कोई वस्तु सॉलिड से लिक्विड में चली जाती है उसे क्या कहते हैं, नहीं, आपको बस ये बात याद रखना है कौन सी स्टेट में चेंज हुआ है, तो सॉलिड से किस में गई है, लिक्विड में गई है। उसके बाद देखिए ये उल्टी भी आएगी, द्रव से लिक्विड में भी तो हो सकती है, सॉरी द्रव से ठोस में भी तो हो सकती है। जैसे सर्द गर्मियों में अपन क्या करते हैं, पानी को ले जाते हैं फ्रिज में जमा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रीज होना कहलाता है, जमना कहलाता है। सेम इसी को वह ताप जिस पर कोई वस्तु द्रव से ठोस में आ जाती है उसको बोलते हैं भाई हिमांक बिंदु। क्या बोलते हैं भाई, हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए एक चीज यहां से निकल के आई, आपको एक चीज का पता चला, बहुत से बच्चे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। आपको कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूजन दूर हो गया, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक ही वो जगह होगी, वो ताप होगा जहां पर कोई वस्तु ठोस से द्रव में चली जाएगी और द्रव से ठोस में आ जाएगा। तो हमेशा एक बात याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज सेम। तो ये बात आप चाहे लिख लेना, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक सिंपली बात बताता हूं, ये है नोट, ये क्या है भाई, नोट। आप ये बात नोट कर लेना। जैसे कि मैं बताता हूं, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है पानी कहो या बर्फ कहो, आइस कहो, कुछ भी कहो, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अब सिंपल सी बात, एक बात याद बताओ भाई, मेल्टिंग भी और फ्रीजिंग भी दोनों क्या होते हैं, पॉइंट सेम होते हैं। कैसे होते हैं देखो मैं बताता हूं। पानी 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही थोड़ा नीचे जाता है वो जम जाता है, थोड़ा ऊपर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। इसीलिए पानी या आइस का 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्लियर है भाई, डिग्री सेल्सियस के अंदर मापा जाता है, तो डिग्री सेल्सियस जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पानी का होता है। एक दो बातें और बता देता हूं फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं, जैसे कि एक पारा होता है मरकरी का फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि मरकरी को नॉर्मल थर्मामीटर में यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि थर्मामीटर में पानी को अगर यूज कर दिया तो वो सर्दियों में जम जाएगा, इसलिए नॉर्मल थर्मामीटर में पारा डाला जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब अगर सियाचिन वगैरह भी चले गए तो वहां पर जमेगा नहीं। उसके बाद देखिए, अब कई जगह ऐसी होती है, देखो सियाचिन का थोड़ा दक्षिणी ध्रुव में चले जाओ, वहां पर क्या होगा, -39 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर है, तो वहां पर कौन सा थर्मामीटर यूज किया जाएगा, वहां पर एब्सोल्यूट थर्मामीटर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर पारा यूज ना होकर कौन यूज होगी भाई, शराब। मतलब जीने का सहारा शराब ही हमारा भाई, ये कहते हैं ना पहाड़ी एरिया में लगभग फौजी जो होते हैं एक ही सहारा बढ़ जाता है उनका, कौन भी, अल्कोहल, दारू, शराब। ठीक है, तो अल्कोहल जो होता है वो जमती नहीं, आप कभी देखना फ्रिज में रख देना चाहिए, वो जमेगी नहीं भाई, क्योंकि -114 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी। एक आयरन का और लिख लेना, आयरन बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, आयरन का मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो 1538 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है। बोलो क्लियर, यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी स्टेट की बात करते हैं। अब देखिए कोई वस्तु द्रव है और द्रव से भाई गैस में चलेगी, द्रव थी और द्रव से कहां चलेगी, द्रव से कोई वस्तु गैस में चलेगी, उसको क्या कहेंगे। सिंपली बात है भाई, मैंने एक पानी चढ़ाया किसी भी मतलब गैस के ऊपर, थोड़ी देर बाद वो उबल गया, द्रव था किस में चला गया, भाप में बढ़ गया। अब सिंपल सी बात, उसको क्या कहेंगे अपन, उबलना कहेंगे, और उबलने को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, या हिंदी में मैं कह सकता हूं क्वथनांक
बिंदु। तो वह तापमान जिस पर कोई वस्तु द्रव से गैस में चली जाती है उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी इवोपोरेशन, वाष्पीकरण भी इसी को कहते हैं, वाष्पीकरण भी इसे कहते हैं। द्रव से किस में चला जाना भाई, द्रव से गैस में चला जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। अब देखो एक बात याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट तो सेम होते हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि बॉयल तो कोई वस्तु बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होके जाएगी। जैसे कि पानी है 0 डिग्री पे मेल्ट तो हो जाता है, लेकिन बॉयल तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो अलग होता है। देखो इन्हीं सभी का बॉइलिंग पॉइंट बता देता हूं मैं। जैसे पानी का बहुत बार पूछा जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, कभी भी कंफ्यूज मत होना 0 और 100 में, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, कोई वस्तु मेल्ट 100 पे हो ही नहीं सकती, 0 पे होगी, लेकिन बॉयल कहां पर होगी भी, 100 पे होगी। पारे का 78 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है। पारा जो होता है वो 356 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 356 डिग्री सेल्सियस होता है। आयरन जो होता है वो 2762 डिग्री सेल्सियस होता है। 2762 डिग्री सेल्सियस जो होता है आयरन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखे है। वैसे तो बहुत सी चीजें, बहुत से मैटर हैं, किसी की भी मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट याद कर लो आप, ठीक है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट करना है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को आपको करना है। तो मैं मैराथन क्लास में इतना ज्यादा लेंथी लेके नहीं चलूंगा, लेकिन बहुत ही सारा जो मतलब थोड़े समय में बहुत ज्यादा कंटेंट अपन जो है लेकर चलेंगे। आप मैं गारंटी लेता हूं 10 दिन साथ दे देना, 10 दिन साथ रहना, आप 8 बजे रोज मिलना, 10 दिन के अंदर आपको साइंस कभी भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखो भाई दूसरा भी, कोई वस्तु गैस से किस में आ जाए भाई, गैस से द्रव में आ जाए। पहले तो मेरे को ये बताओ, कोई वस्तु गैस से द्रव में आती देखी आपने, देखिए भी, देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी। कब देखी होगी, देखो अब सर्दियां हैं, सर्दियों में पानी गर्म कर देते हैं, उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं। प्लेट रखने के बाद थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, वो पानी भाप बन के प्लेट के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाता है, और थोड़ी देर बाद वो क्या होने लग जाता है, भाप क्या बन जाती है, पानी बन जाती है। तो यही तो होता है। तो कोई वस्तु गैस से किस में आ जाए, द्रव में आ जाए। तो गैस से द्रव में आने को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, संघनन बोलते हैं, ठीक है। लाइव एग्जांपल भाई इसका जो बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्षा जो है किस प्रोसेस के द्वारा होती है, बारिश रेन में होता क्या, देखिए रेन में समुद्र के वाष्प उठते हैं, वाष्प उठ के कहां पर चले जाते हैं, आकाश में चले जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, पहाड़ से टकराते हैं और बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाप मिलकर पानी का निर्माण करती है, कहने का मतलब गैस किसका निर्माण करती है, द्रव का निर्माण करती है। तो इसका लाइव एग्जांपल जो है आपका क्या होगा भाई, बारिश होगा। क्या होगा भाई, बारिश, रेन जो होगा वो इसका लाइव एग्जांपल होगा। क्लियर भाई। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा द्रव। उसके बाद मैं बात करता हूं ठोस की। किसकी बात करता हूं भाई, ठोस की। अब देखो भाई अब ठोस से गैस में, कभी कोई वस्तु ठोस से गैस में जाती हुई देखी आपने, नहीं देखी होगी। मेनली होता क्या है, पहले ठोस होता है, फिर द्रव में जाती है और फिर गैस में जाती है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो डायरेक्ट ठोस से किस में चले जाते हैं, गैस में चले जाते हैं। ये देखिए डायरेक्ट ठोस से किस में चले जाते हैं, गैस में चले जाते हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पदार्थ की का वह प्रोसेस जिसमें कोई वस्तु ठोस से द्रव में जाए बगैर कहां चली जाए, गैस में चली जाए बगैर कुछ याद नहीं करना, आपको ये याद रखना, ठोस से गैस में चली जाए तो उसको बोलते हैं भाई सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं भाई, सब्लिमेशन। बहुत बार भाई ये ना उद्रोपातन, एसएससी का तो ना, एचएसएससी का तो नहीं कह सकता, लेकिन एसएससी का तो बहुत ही, ये सोचो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है उद्रोपातन की डेफिनेशन याद नहीं करनी है, बस मन में ये बिठा लेना है, कोई वस्तु ठोस सी और गैस में चलेगी। जैसे कि अब देवी माई के नौरते करा, कपूर डालना, कपूर थोड़ी देर में स्वाहा हो जाए या नहीं हो जाए ना भाई। तो सिंपल सी बात है, सब्लिमेशन का लाइव एग्जांपल है भाई कपूर नेपथलीन जो है वो इसका लाइव एग्जांपल है। आयोडीन, एक आयोडीन भी भाई इसका लाइव एग्जांपल है। तो ये दो जो है, और शुष्क बर्फ भी भाई है ना, इसका लाइव एग्जांपल है भाई, किसका भी, सब्लिमेशन का। किसका भाई, सब्लिमेशन
मेसन का। तो ये थी भाई आपकी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर होगी होंगी तीनों चारों की चारों स्टेट। स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी लेना चाहता है, यहाँ पर इसके वो लिखे हुए हैं, ये चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर है। क्लियर है भाई? चलिए भाई नेक्स्ट के ऊपर चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं भाई। सबसे छोटी चीज जिससे ये मार्कर बना हुआ है, ये मार्कर बना है एटम से। किससे मिलकर बना भाई? एटम से। छोटे छोटे एटम मिलकर। देखिए सबसे छोटी यूनिवर्स की क्वेश्चन आता है, यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज क्या है? एटम है। ठीक है, तो एटम स्टार्ट करते दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को थोड़ा लाइक करते रहो भी, शेयर करते रहो। इतने भी जितने बंदे देख रहे हो उतने तो लाइक करते रहो भाई, ठीक है, शेयर भी करते रहो भी, ठीक है। अपने स्टूडेंट है वो तो भी शेयर करेंगे, कर दो भाई, जहाँ पर भी शेयर होता है, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप कहीं पर भी शेयर कर सकते हो आप। तो एटम परमाणु, परमाणु बहुत ही गजब का चैप्टर है भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग आते ही रहते हैं। ठीक है, देखिए ये बात तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, परमाणु क्या है? इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा टुकड़ा क्या है? भी एटम है, परमाणु है। देखिए एक बिग बैंग थ्योरी आई थी, उसके अंदर ऐसा माना गया था कि एक पृथ्वी पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और विस्फोट होने के बाद पृथ्वी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई थी और वो छोटे छोटे टुकड़े एटम कहलाए थे और उन्हीं एटम से मिलकर पूरी सृष्टि की हर एक पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो ये एटम क्या है भाई? यूनिवर्स का, विश्व का, संसार का सबसे छोटा कण, संसार का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ और यूनिवर्स, अपने यूनिवर्स का सबसे छोटा कण जो है आपका क्या कहलाता है? अभी परमाणु कहलाता है। अब देखिए परमाणु को सबसे पहले किसने दिया? परमाणु था तो पहले से ही, लेकिन एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था सर जॉन डाल्टन। क्या नाम था भाई? सर जॉन डाल्टन। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन डॉल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने, डॉल्टन आया था 1808 में। कब आया था भाई? 1808 में। इसने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम था भाई? एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत को दिया भाई, किसने दिया भाई? अपने डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत को दिया। कब दिया? 1808 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले एटम के बारे में बताने वाला कौन था? डाल्टन था। कब बताया? 1808 में। ठीक है, अब इसने कहा क्या? देखिए परमाणु थ्योरी जो थी, जो डाल्टन ने 1808 में दी थी, उसमें 4-5 बातों के बारे में इसने बताया। सबसे पहली तो बात जो इसने बताई ना, फर्स्ट बात, कि परमाणु जो है सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण है। अब देखिए ये जो बात बताई ना भाई, सबसे छोटा कण, ये बहुत ही बड़ी बात थी। बड़ी क्या थी? इसमें से इसने 4-5 बातों को बताया। क्या बताया भाई? इसने कहा कि कितना छोटा। सभी ने पूछा भाई कितना छोटा, किससे मापा? तूने कैसे पता कि ये इतना छोटा? इसने कहा कि कोई गोल चीज है, ऐसे करके कोई गोल चीज है, एटम है, वो भाई उसको उसकी किससे मापेंगे भाई? उसके सेंटर से माप लेंगे और उसकी त्रिज्या से माप लेंगे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है एटम को किसके द्वारा मापा जाता है? तो एटॉमिक रेडियस के द्वारा मापा जाता है, एटॉमिक रेडियस के द्वारा मापा जाता है, परमाणु त्रिज्या के द्वारा मापा जाता है। तो कई बार तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि साइज ऑफ एटम इज डिपेंड ऑन, ठीक है, परमाणु का आकार किसके ऊपर निर्भर करता है? तो एटॉमिक रेडियस के ऊपर निर्भर करता है। जितनी एटॉमिक रेडियस होगी उतना ही परमाणु का साइज होगा। देखिए नॉर्मल अनुमानित परमाणु का साइज जो होता है ना, परमाणु का आकार जो होता है नॉर्मली वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है भाई? 10⁻⁻10। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि परमाणु का आकार कितना होता है, तो 10⁻⁻10 के बराबर परमाणु का आकार होता है। अब और इसने क्या बताया भाई? डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु इतना छोटा है जिसको नंगी आंखों से तो देखना दूर, उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। कहने का मतलब नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी ये नहीं देखा गया। तो अब क्वेश्चन आपके मन में ये मरता है कि परमाणु को किसके द्वारा देखा गया? तो परमाणु को STM के द्वारा देखा गया। STM होता स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये एक अलग प्रकार का माइक्रोस्कोप था जिसके द्वारा किसको देखा गया भाई? एटम को देखा गया, परमाणु को देखा गया। तो परमाणु को किसके द्वारा देखा गया? STM के द्वारा देखा गया। STM की फुल फॉर्म क्या है ये बात पता होनी चाहिए। एक बात और क्वेश्चन समझ में आई कि ये छोटा कण है तो इसको मापा किससे? इसकी इकाई क्या दी? तो परमाणु की इकाई। देखिए परमाणु तो इकाई है, विश्व की इकाई तो परमाणु है, लेकिन परमाणु की इकाई, परमाणु के मापन की इकाई क्या थी भाई? उस टाइम पे नैनोमीटर सबसे छोटा हुआ करता था, 10⁻⁹ ये परमाणु की इकाई थी। परमाणु की इकाई क्या थी भाई? 10⁻⁹ थी। एक बात याद रखना भाई, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं, 10⁻⁹ को क्या लिख सकते हैं?
10 की पावर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 1/10⁹ लिख सकते हैं, क्योंकि कोई पावर माइनस में होती है तो उसको डिवाइड में ले जाने पर वो क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। सेम ऐसे ही 10 की पावर माइनस 10 को 1/10 की पावर 10 लिख सकते हैं। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में 1/10 की पावर 10 दे देगा और आप सोचोगे मास्टर ने तो 10 की पावर माइनस 10 बताया था, ये कितना आ गया, समझ रहे हो। तो ये कितने से नहीं आया, ये वहीं से आया है, ये बस थोड़ा मैथमेटिक्स था, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए डाल्टन साहब ने इतनी बातें बताई किसके बारे में भी, परमाणु के बारे में। लेकिन डाल्टन साहब एक गड़बड़ कर बैठे। गड़बड़ क्या कर बैठे भाई, डाल्टन साहब ने 1808 में एक बात कह दी। बात क्या कह दी, देखिए ये बात क्या कही, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या दीजिएगा, इसने एक बात कह दी, फ्लो में कह दी कि परमाणु सबसे छोटा कण है, ये तो कह दी। लेकिन इसने कह दी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, इससे छोटा कण नहीं है। परमाणु अविभाजित है, अविभाजित है। एटम इज इंडिविजिबल, ये बात कह दी किसने भाई, डाल्टन ने। और यही बात इसकी क्या रही भाई, कमी रही। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है डाल्टन की थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी, तो डाल्टन की थ्योरी की लिमिटेशन यही थी कि परमाणु अविभाजित है। लेकिन अब आप देखोगे ना तो आप पाओगे कि परमाणु है, ये परमाणु के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ये स्ट्रक्चर अब देखते हो आप। लेकिन जिस टाइम पर डाल्टन ने थ्योरी दी थी उस टाइम ने उसने कहा था कि परमाणु सबसे छोटा कण है, इसके कोई भी भाग नहीं है। लेकिन बाद में इसके भाग आए। अब देखिए भाग को लाने वाला कौन था, थोड़ी ही एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। देखिए डाल्टन साहब जब कार्य कर रहा था तो इसने ये बात कह दी कि परमाणु अविभाजित है। लेकिन एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जे थॉमसन। सुना होगा आपने जे थॉमसन के बारे में, नहीं सुना तो मेरी बात सुन लेना। जे थॉमसन नाम का एक साइंटिस्ट आता है, ये इसका फ्रेंड ही होता है एक्चुअली। ये कहता क्या, ये कहता भाई डाल्टन तेरी बात गलत है, परमाणु अविभाजित को नहीं, परमाणु विभाजित है। परमाणु के अंदर के हैं इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जे थॉमसन के कहे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। लेकिन है ना, सुनना मेरी बात क्या होती है, ये थोड़ा हल्का फुल्का साइंटिस्ट है। डाल्टन धमका का ताड़ दे बोले तन्ने के वेरा भाई, तन्ने के बेरा इलेक्ट्रॉन मौजूद, तू मेरी थ्योरी ने गलत बताने वाला कौन है। तो डाल्टन थॉमसन ने इतना ज़्यादा पता कौन हो, तो ये कह ठीक से भाई कोई ना, फिर कभी देखेंगे तने, लेकिन मेरे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये एक साइंटिस्ट के पास जाता है जिस साइंटिस्ट का नाम होता है रदरफोर्ड। क्या नाम होता है, रदरफोर्ड को या रदरफोर्ड को थॉमसन रदरफोर्ड के पास जा, भाई सुन मेरी बात, यो मानता कौन डाल्टन क्या ना मानता, ये नहीं मान रहा कि क्या नाम है, परमाणु विभाजित है। ये कह रहा है कि परमाणु विभाजित नहीं है, लेकिन देख इलेक्ट्रॉन मौजूद है। डाल्टन भी सोचो भाई बात तो यह बात सही है, लेकिन डाल्टन ने सोचो ना इसका नाम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ने तो लेवाएंगे। तो डाल्टन के सोचा, डाल्टन ने सोचा मैं अपनी थ्योरी अलग दूंगा। तो ये अपनी अलग थ्योरी देता कौन, रदरफोर्ड कहता है कि चल तेरा भी नाम लूंगा मैं, रुक जाए एक बार। ये अपनी अलग थ्योरी लेके आता है रदरफोर्ड, जे थॉमसन को पीछे छोड़ देता। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, किसने, जे थॉमसन ने। लेकिन अब आता रदरफोर्ड बताएगा कि तेरी ये थ्योरी गलत है, क्योंकि डाल्टन जब मानेगा तब कोई उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा। तो रदरफोर्ड आता है नेक्स्ट साइंटिस्ट। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लेना। देखिए इसको देख लेते हैं। ये देखो भाई रदरफोर्ड आ गया। अब आ गया रदरफोर्ड। अब देखिए रदरफोर्ड करता क्या है मैं बताता हूं आपको। रदरफोर्ड आते ही पहली बात तो ये कहता परमाणु विभाजित है। अब ये बात कह के कोई मान लेगा क्या, कोई नहीं मानेगा। डाल्टन कहता भाग यहां से, कोई फंड कौन तेरा भाई, विभाजित कैसे, कुछ करके दिखा। तो फिर डाल्टन कहता है कि परमाणु विभाजित है। परमाणु के अंदर, परमाणु के केंद्र में नाभिक मौजूद है। क्या मौजूद है भाई, नाभिक मौजूद है। नाभिक मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। ये क्वेश्चन आ जाता, नाभिक की खोज किसने की, न्यूक्लियस। फिर डाल्टन कहता ना तेरी बात गलत है, ऐसे नहीं मानूंगा मैं कि मौजूद है, मौजूद दिखा कहाँ, कैसे मौजूद है। तो अब ये कहता जी ऐसे ना मानना भाई हो। तो डाल्टन, रदरफोर्ड साहब क्या करते हैं, रदरफोर्ड एक थ्योरी लेके आता है जिसका नाम है नाभिकीय सिद्धांत। क्या लेके आता है, नाभिकीय सिद्धांत।
नाभिकीय सिद्धांत क्या था? न्यूक्लियर थ्योरी थी। क्या थी भाई? न्यूक्लियर थ्योरी थी। ये न्यूक्लियर थ्योरी को लेके आता है और न्यूक्लियर थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है कौन भाई? अपना रदरफोर्ड भाई। अब रदरफोर्ड साहब क्या कहते हैं? रदरफोर्ड सिंपल सी बात कहता है, देख तू नहीं मानेगा ना तो मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। मैं एक मेरी न्यूक्लियर थ्योरी लेके आता हूं और उस न्यूक्लियर थ्योरी में मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। ये कान पकड़ के डाल्टन ने उठा के ले आओ है। डाल्टन से कह देख मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट का नाम ले है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट का नाम ले है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यो एक्सपेरिमेंट ले आओ है अल्फा पार्टिकल विवर्तन एक्सपेरिमेंट। क्या था ये? सुनना मेरी बात। ये कहता है कि ये क्या करता है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक गोल्ड का एटम लेता है। किसका एटम लेता है? गोल्ड मेटल का एटम लेता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले तो नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया, फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया? रदरफोर्ड ने। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किसका एटम लिया? गोल्ड का। क्वेश्चन ये भी आ सकता है गोल्ड का एक्सपेरिमेंट क्यों लिया? तो भाई गोल्ड का एक्सपेरिमेंट इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड के पास मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है भी किसी चीज को पीट कर चादर बना देना, और डक्टिलिटी होता है किसी चीज को खींच कर तार बना देना। ये दो प्रॉपर्टी पाई जाती हैं किसके पास भाई? आपके गोल्ड के पास। इसलिए उसने गोल्ड का एटम लिया छोटा, और उसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की। अल्फा पार्टिकल्स की क्या की भी? बमबारी की। जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी पे कान पकड़कर यहां पर बिठा रखा था डाल्टन देखने के लिए बिठा रखा था, देख मेरी थ्योरी, ठीक है, क्या तू गलत कह रहा था? और कहता है कि देख ये यहां से निकल गए, यहां से अल्फा पार्टिकल निकल गए, यहां से भी निकल गए, लेकिन जब ये बीच में आए ना, यहां पर कोई ना कोई चीज मौजूद थी, ये ऐसे चले गए, ये ऐसे चले गए, कुछ ऐसे आए, वो ऐसे चले गए। उसने कहा अब देख कुछ ना कुछ चीज मौजूद है या नहीं है? देख उसको कहा डाल्टन को मौजूद है नहीं है। अब मौजूद, डाल्टन साहब बोले भाई गलती मान ली मैंने, मेरी थ्योरी गलत होगी, अब तू आगे प्रोसीड कर, ठीक है। तो अब डाल्टन साहब कहते हैं देख मेरी थ्योरी ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिद्ध करता है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक मौजूद होता है, और नाभिक की खोज कौन करता है भाई? अपना रदरफोर्ड करता है। और रदरफोर्ड कौन से सिद्धांत के द्वारा? नाभिक के सिद्धांत के द्वारा करता है। और किसकी खोज कर देता है भाई? नाभिक की खोज कर देता है। अब सुनना भाई, नाभिक के बारे में एक बात और बता देता हूं। एक बार क्या हुआ एग्जाम के अंदर, एसएससी के एग्जाम के अंदर नाभिक का साइज पूछ लिया गया। वैसे तो एनसीईआरटी में कहीं पर भी नाभिक का साइज के बारे में डिस्कस नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है कि एटम से परमाणु से 5 गुना छोटा, 5 गुना छोटा होता भाई किसका साइज? भाई एटम का साइज, न्यूक्लियर का साइज, ठीक है। तो न्यूक्लियर का साइज एटम से 5 गुना होता है। तो एटम का साइज 10 की पावर -10 था, तो जो न्यूक्लियर का साइज जो होगा 5 गुना छोटा 10 की पावर 15 -15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो आया ना, ठीक है। तो ये जो होता ना, ये एटम का साइज होता है 10 की पावर -15, ठीक है। तो एटम का नहीं, ये साइज होता है नाभिक का। किसका होता है? नाभिक का साइज होता है 10 की पावर -15, एटम से 5 गुना छोटा। द एटम का 10 की पावर -10 और इसका 10 की पावर -15। तो ये बातें सारी की सारी कंप्लीट हो जाती हैं। उसके साथ रदरफोर्ड अपने भाईचारा दोस्त के चक्कर में क्या कह देता है? एक बात कह देता है, वो नोट करना। बात क्या कहता है? जो इलेक्ट्रॉन जो मौजूद थे, कहां पर मौजूद थे भाई? जो इलेक्ट्रॉन किसके थे भाई? अपने क्या के जे थॉमसन के थे। वो कहता भाई जे थॉमसन तेरे इलेक्ट्रॉन जो ना, इलेक्ट्रॉन मेरे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये बात कह देता भाई कौन? चक्कर लगाते हैं, ये बात कौन कह देता है भाई? अपना जो है रदरफोर्ड साहब कह देता है। अब देखो भाई गड़बड़ी ये भी होगी। अब साइंटिस्ट तो एक से बढ़ के एक बैठे रहे हैं। बैठा कौन था भाई? इस ताक में बैठा था बोर। कौन बैठा था? बोर आते के साथ आक्रमण करे, कह दे भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कहाँ? नाभिक देखिए ना, यहाँ पर एक चीज देखना, ये मान के चलो आपका एटम है, ये मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, ये मान के चलो आपका एटम है और नाभिक ये है, तो ये इतनी जगह कहाँ पर मौजूद होते? कोई रास्ता, कोई पाथ, कोई ऑर्बिट, कुछ तो होगा भाई जहां पर ये मौजूद होती हैं। तो ये बात कौन बताने में, और ये बात अपना रदरफोर्ड भाई बताने में असमर्थ हो जाता है, और ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है, ये इसकी क्या हो जाती है भाई? कमी हो जाती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो नाभिकीय सिद्धांत की कमी क्या थी भाई? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये कमी थी। वो अपना ऑर्बिट, रास्ता, पथ ये नहीं बता पाता है, ठीक है भाई। अब भाई सुनना मेरी बात। अब आ जाता है बोर
क्या हुआ, बोर जैसे ही फील्ड में कूदता ना, केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही बदल देता है। अब पूरी केमिस्ट्री बोर के कहने से चलेगी। बोर जो मॉडल देगा ना, बोर मॉडल, उसको आपको अच्छे से कर लेना है, ये मान के चलना, केमिस्ट्री रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं भाई अपने बोर साहब का मॉडल। किसका मॉडल? बोर साहब का मॉडल। देखो भाई, स्पीड थोड़ा ऐसी ही रहेगी, रोक के कर लेना, कैसे भी जैसे भी करना, रोक के क्या करना, बस ये मैराथन क्लास है, वैसी क्लास जो होती हैं आप नॉर्मल क्लास ले लेना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर आपको क्लास मिलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन ये मैराथन है, ये स्पीड ऐसी ही चलेगी। साइंटिस्ट आ जाता बोर देता है एक मॉडल जिसका नाम रख देता बोर मॉडल। क्या नाम रख देता भाई? बोर मॉडल। ये देखो भाई बोर मॉडल आ गया। अब देखो बोर मॉडल आती है, सबसे पहले तो ये कहेगा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन कहाँ चक्कर लगाते हैं? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा ऑर्बिट रास्ता उसके अंदर चक्कर लगाते हैं। सबसे पहली बात कहता है बोर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसमें भी? कक्षा, निश्चित कक्षा, चारों ओर निश्चित कक्षा कहो, ऑर्बिट कहो, सेल कहो, इनमें चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये बात कहते हैं भी कौन? भी अपने बोर साहब। कौन कहते हैं भी? बोर साहब। कि भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान कर चलो ये कोई एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस में कोई सेल मौजूद है। अब देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर इसने कक्षा के बारे में बताया? बिल्कुल बताया भाई। इसने कहा कि मेरी जो है ना कक्षाएं जो होंगी ना, वो कितनी होंगी भाई? 7 होंगी। देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसी एटम के अंदर कितनी कक्षाएं पाई जाती हैं, तो नॉर्मली 7 पाई जाती है, 7 से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ऑप्शन ऐसे आ जाए ना, अपवाद वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि क्या 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो 7 से ज़्यादा हो सकती है, 7 से कम नहीं हो सकती। नॉर्मली कक्षाओं की संख्या कितनी होती है भाई? सेल या ऑर्बिट की संख्या कितनी होती है भाई? 7। तो ये जो होती है कक्षाएं 7 होती हैं, 1 2 ये ऐसे ऐसे करके कक्षाएं होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसने कहा कि 7 कक्षाएं पाई जाती हैं। पहली कक्षा K L M ऐसे करके K L M N O P Q, ये 7 कक्षाएं पाई जाती हैं भी आपके कहां पर भी? एटम के अंदर। तो एटम के अंदर कुल कितनी कक्षाएं पाई जाती हैं? 7 K L M N O P Q। अब देखो भाई, यहां से पहले क्वेश्चन बहुत आते थे। कैसे भाई? अब भाई सिंपल सी बात है, बोर के पास एक बात और सामने आई प्रॉब्लम कि बोर को यह बताना पड़ेगा कि एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। K में कितने इलेक्ट्रॉन, L में कितने इलेक्ट्रॉन, M में कितने, N में कितने, O में कितने, P में कितने, Q में कितने। ये सारी बातें बोर को बतानी पड़ेंगी या नहीं बतानी पड़ेंगी? तो भाई बोर साहब कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो ना, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। क्या देते हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। इसके लिए क्या देते हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये समझने की कोशिश करना, सब फंडामेंटल समझ में आ जाएगा आपको। सुनना क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल ऑर्बिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना किसका भाई? इलेक्ट्रॉन का। ये क्या कहलाती है भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन का वो है 2n²। यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था भाई HSSC ने कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या है। अब देखो सिंपल सी बात, आपको रटने की जरूरत नहीं है। K में कितने होंगे, L में कितने होंगे, M में कितने होंगे। अब देखो K पहली सेल, L दूसरी, M तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये 7 सेल है या नहीं है? अब देखो बस इस फॉर्मूले में रखते जाओ। K में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? K पहली है तो N की जगह पे 1 का स्क्वायर 1 गुणा में 2 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। L में 2 नंबर पे है, N 2 दूनी 4 दूनी 8, तो L में कितने होंगे? 8। M में 3 तीसरी नंबर की क्लास है, 3 9 दूनी 18 ऐसे करके। N में 4 चौक 16 दूनी 32 ऐसे करके। 5 25 दूनी 50। कहने का मतलब ऐसे करके सो फार अपन जो है ना किसी के भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। रटने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट 2 8 18 32 50 इसे रट रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से याद रखना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं कि कक्षा K में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, कक्षा O में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 2n² के अकॉर्डिंग होता है। अब देखिए
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद एक बात और सामने है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाला कैसे जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इलेक्ट्रॉन। तो भाई एक बात याद रखना, ताकि ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है कई बार कि भी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वैलेंसी क्या होगी। तो दो वर्ड बता रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है वैलेंसी। वैलेंसी होती है भाई खाली जगह जिसको बोलते हैं संयोजकता। और इन्हीं के ऊपर भाई आगे पूरी केमिस्ट्री जो ना संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं के ऊपर टिकी होगी, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होगी तो इसी के ऊपर होगी, कोई भी कंपाउंड बनेगा तो इसी के ऊपर बनेगा। अब देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा बोर साहब ने, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार का होगा कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होने पर ये क्या हो जाएगी, कक्षा फिल हो जाएगी। दूसरी में 8 होंगे, तीसरी में 18 होंगे, लेकिन 8 होने पर ऑर्बिट क्या हो जाएगा भाई, ऑर्बिट फिल हो जाएगा भाई, ऑर्बिट फिल हो जाएगा। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, पहली में 2, दूसरी में 8, फिर 8 ऑक्टेट कंप्लीट। भाई सिंपल सी बात, एक सोचो, मेरे पास है 50 रुपये, मेरे पास कितने पैसे हैं, 50 रुपये। मेरे को कक्षाओं में देना है, मान के चलो पहली कक्षा में 2 देने हैं, के में 2, इसमें 8, इसमें 18। लेकिन मैंने कहा कि के को तो केवल 2 की जरूरत है, उसके बाद एल को 8 की जरूरत है, 8 देने पड़ेंगे। उसके बाद जितनी भी कक्षा है ना उनको 8-8 देते चलो आप। अगर किसी चीज की कमी बेसी हुई ना, वह उसकी वैलेंसी कहलाओगी। अगर मान के चलो मैंने 2 दे दी इस तय और आगे बच गए मेरे पे 1, आगे कितने बच गए, 1, क्योंकि मेरे पास 3 रुपये थे, 2 इस्ते दे दिए, बच गए कितने, 1। जरूरत थी 8 की, तो 1 क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी। तो वैलेंसी क्या होगी भाई, वैलेंसी संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की कमी जो होगी वह वैलेंसी कहलाएगी। और इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी जो होती है ना वो 4 या 4 से कम हो सकती है, 4 या 4 से कम हो सकती है। वैलेंसी कितनी होगी भाई, 4 या 4 से कम होगी। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज समझ में नहीं आई तो देखो मैं एक बिल्कुल सिंपली तरीके से आपको समझाता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनों पर निकाली जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर की। परमाणु संख्या क्या होती है भाई, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। परमाणु संख्या होती है किसी भी परमाणु के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखो भाई सिंपली एक बात याद रखो, देखो कुछ नहीं करना इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये बात याद रखनी है, वैलेंसी जो होगी ना, वैलेंसी 4 या 4 से कम होगी। इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 2, 8, 8 ऐसे करके होगा। ठीक है भाई। अब देखो जैसे कि मैं कहता हूं सोडियम Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना भाई, 11। अब मैं कहता हूं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाओ, तो आप कहोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन 11 है, तो पहले कितने जाएंगे, के में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8, लेकिन 8 कैसे जाएंगे, 2 और 8 10, बचा तो कितना, 1 बचा है। जरूरत कितनी थी, 8 की, लेकिन रहा कितना, 1। तो अब ये क्या रहेगी, इसकी ये वैलेंसी रहेगी। ये क्या रहेगी भाई, इसकी वैलेंसी संयोजकता रहेगी। ये क्या रहेगी भाई, इसकी वैलेंसी रहेगी, एक वैलेंसी रहेगी। अब देखो भाई एक सिंपल सा और एग्जांपल लेता हूं, क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं। क्लोरीन Cl जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 17। अब देखो इसके पास पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7, कंप्लीट हो गए 17, 2 8 7 17। आप ये कहोगे कि सर अब इसकी वैलेंसी 7 होगी, नहीं भाई, मैंने यहां पर लिखी थी वैलेंसी 4 या 4 से कम होगी। तो अब इसकी वैलेंसी क्या होगी भाई, 1 होगी। वैलेंसी क्या होगी भाई, 1 होगी। अब ये वैलेंसी इसके पास चली जाएगी, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये कंपाउंड बना लेगा जिसका नाम है NaCl। ठीक है, इसी को कहते हैं केमिकल, ऐसे ही बनते हैं केमिकल रिएक्शन, ऐसे ही होती है वैलेंसी के थ्रू। ये होता है आयनिक बॉन्ड के थ्रू रिएक्शन करती है। ये मैं आगे सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। सारा का सारा फंडामेंटल करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। जो केमिकल रिएक्शन जो वो भी करेंगे, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन वो भी करेंगे अपन सारी की सारी। ठीक है, सारा फंडामेंटल करेंगे पर स्टेप बाय स्टेप। अब अगर एकदम से आपको करवाना चाहूंगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा।
तो आप अब मेरे हिसाब से ये बात आपको सीख मतलब आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाली जाती है, इलेक्ट्रॉनों पर निकाली जाती है। इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर ये 11 है तो 2 8 1 होगी, 1 इसकी वैलेंसी निकल आएगी। ये 17 है तो 2 8 7 होगी, लेकिन 7 नहीं होगी वैलेंसी, वैलेंसी तो 4 या 4 से कम होगी, तो इसको 1 की जरूरत है तो 1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे रिएक्शन कैसे करेंगे वो मैं बाद में आपको समझा दूँ। कोई भी एटम ले लो आप, कोई भी, उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8। अब इसकी जो ना कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलेगी 2 और क्या 6, 8 कंप्लीट होने चाहिए थे कितने 8। अब इसकी 2 वैलेंसी रहेगी, वैलेंसी कितनी रही 2 रहेगी। तो किसी भी एटम को लेकर आप किसी की भी वैलेंसी निकाल सकते हो। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम Ca 20 एटॉमिक नंबर होता है, 2 8 8 8 2 16 2 18, और ये कितने हो गए 2, ये 2 इसकी क्या होगी भाई वैलेंसी, ये 2 इसकी क्या होगी भाई वैलेंसी, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लास्ट में 8 बचना चाहिए, और जो भी ज्यादा या कम हो गए ना वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। क्लियर है भाई? तो ये वैलेंसी वाला फंडा था, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे एटम की आपको करना क्या है, देखिए आपके लिए काम है, मैं यहाँ पर तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैं जो आपको बता देता हूँ। क्या होता है, कई बार ये चीजें भी आ जाती हैं, क्या होती हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है एग्जाम में छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, छोटी छोटी क्या भाई 5 चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो चीजें एग्जाम में टपक पड़ती हैं। जैसे कि एक तो एटम के सिंबल आ जाते हैं, सिंबल, जैसे सोडियम को Na कहते हैं, सोडियम को Na कहते हैं, छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एटम का एटॉमिक नंबर आ जाता है, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक एटॉमिक नंबर के अलावा एक एटॉमिक मास आ जाता है, परमाणु द्रव्यमान भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिए जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ लिए जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाती है, और एक वैलेंसी पूछ ली जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मतलब वैलेंसी। इससे पहले एग्जाम्पल इनका आंसर देने से पहले मैं एक 2-3 चीज आपको और बता देता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए एक चीज होती है एटॉमिक नंबर, सॉरी देखो पहला थोड़ा ना एटम के बारे में बताता हूं, ये फंडामेंटल एक बार यहीं पर लिखा रहता हूं। एक देखो एटम है, ये आपका एटम है, छोटी छोटी बातें बताता हूं, ये आपका एटम है। एटम के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और चारों तरफ कौन चक्कर काट रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। एक बात याद रखना भाई, इलेक्ट्रॉन के अलावा सभी के सभी पार्टिकल नाभिक के अंदर मौजूद होते हैं, ये बात याद रखना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कौन सम न्यूट्रॉनो नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता, तो ये न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा अपवाद है। ठीक है, तो एक बार छोटी छोटी बात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कर लेता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आ जाता है कई बार इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर मैंने पहले ही चार्ज लगा रखा है, नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल होता है, ऋणात्मक इसके पास चार्ज पाया जाता है इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन पाए कहां पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन एक सबसे बड़ा अपवाद है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अंदर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सभी के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये खोज वाला कंसेप्ट भी मैं आपको करवाई देता हूं, है तो बेसिक बिल्कुल, लेकिन फिर भी कर लेना। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना, वो जो है जे थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने, मैं ये आपको बता भी चुका हूं पहले, फिर बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की भाई, जे थॉमसन ने की। उसके बाद भाई प्रोटॉन, प्रोटॉन नाभिक के अंदर मौजूद होते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है भाई, पॉजिटिव होता है। खोज किसने की भी, देखो खोज से 2 क्वेश्चन आते हैं, खोज से 2 क्वेश्चन क्या आते हैं, इसकी जो प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन की खोज तो रदरफोर्ड ने की, मान के चलो प्रोटॉन की जो खोज है वो किसने की भी, रदरफोर्ड ने की। और एक क्वेश्चन आता भी, जो प्रोटॉन जो है उसकी जो खोज जो है रदरफोर्ड के साथ आपका एक नाम और आता है, जिसको क्या कहते हैं भी, रदरफोर्ड ने खोज की, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक और गोल्डस्टीन। ठीक है, तो एक गोल्डस्टीन का नाम भी आता है, गोल्डस्टीन, ये 2 साइंटिस्ट का नाम आता है प्रोटॉन की खोज के साथ।
तो आप कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं, कई बार तो एग्जाम में गोल्डस्टीन को आंसर माना जाता है, कई बार रदरफोर्ड को। देखो मैं बताता हूं, खोज रियल में खोज जो है ना वो गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने कहा था कि प्रोटॉन का नाम नहीं दिया था, इसने केवल खोज की थी कि नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल पाया जाता है। लेकिन इसका नामांकन किसने किया? नामांकन जो है इसका किसने किया भाई? रदरफोर्ड ने किया। इसलिए कई बार तो आंसर रदरफोर्ड को और कई बार गोल्डस्टीन को। लेकिन एक बात याद रखना, ऑप्शन में दोनों नहीं पाएंगे। ऑप्शन में दोनों पाएंगे तो ये पूछेगा खोज किसने की, नामांकन किसने किया। खोज गोल्डस्टीन ने की, नामांकन रदरफोर्ड ने किया। ये बात आप याद रखना। क्लियर भाई? तो खोज और नामांकन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया किसका भी? प्रोटॉन का। उसके बाद मैं बात करता हूं भाई न्यूट्रॉन का। नाभिक के अंदर मौजूद होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। चार्ज उदासीन होता है, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता किसके पास भाई? न्यूट्रॉन के पास। उसके बाद इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज जो है चैडविक साहब ने की थी। किसने की थी भी? चैडविक साहब ने की थी, ठीक है। इनके लिए एक ट्रिक बता सकता हूं मैं, वैसे आप ट्रिक करना चाहो तो एक याद करना साइंटिस्ट से रिलेटेड, ईट पर नाच, ईट पर नाच। ईट से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन, पै से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हो, इन सभी के जो है ट्रिक के साथ कर सकते हो। ईट पर नाच, इनके क्या भाई? नाम आप याद कर सकते हो। तो ये जो थे आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहां पर ये काम आएंगे, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखो भाई, उसके बाद एक एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, ये भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। देखो भाई, एक होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भाई देखो, वैसे तो मैं कहूंगा कि सभी जितने भी एटम है उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 करके एटॉमिक नंबर दे दिए गए। ये एक रोल नंबर है। जैसे कि हाइड्रोजन को 1, हीलियम को 2, लिथियम को 3, ऐसे करके सोफार चलते रहते हैं लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल करवाऊंगा मैं, आगे पीरियोडिक टेबल ही करवाने वाला हूं। अब देखो भाई, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या होते हैं। परमाणु संख्या होती क्या रियल में? तो परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या आपके क्या कहलाते हैं भाई? एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। अब एटॉमिक नंबर जो होता है उसको जड़ से निरूपित करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एटॉमिक नंबर को किससे, सिंबल क्या है एटॉमिक नंबर का? तो जेड है। क्या है भाई? जेड है। जेड बराबर होता है इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन। कहने का मतलब ये हुआ जितना इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन उतने ही क्या भाई? एटॉमिक नंबर। कई बार क्या होता है, इतना बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, सोडियम है Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ये आपको याद करने पड़ेंगे। आपको क्या याद करने का? 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये नेसेसरी है। ये क्या है भाई? नेसेसरी है, ठीक है। अब देखो भाई, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी क्या भी 11 और एटॉमिक नंबर जेड भी क्या भी 11। ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। अब मैं बात करता हूं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपका भी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये क्या होता है भाई? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है भाई? ऐसा माना जाता है किसी भी चीज का भार जो होता है ना, किसी भी वस्तु का भार उसके सेंटर में मौजूद होता है। तो एटम का भार भी जो होता है, एटॉमिक का द्रव्यमान भी जो होता है, वो भी उसके सेंटर में मौजूद है। और एटम के सेंटर में कौन मौजूद था? ये एटम था। एटम सेंटर, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन था। तो एटॉमिक मास जो होता है उसको ए से निरूपित करते हैं। ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो ये भी बात आपको क्लियर होगी। एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब सुनना भाई, सिंपल सी बात है। मेरे को ना क्या होता है, कोई भी एटम है, जैसे कि मैं ना एक एटम को लिख के दिखाता हूं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का Na सिंबल है। इसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है 11, मास जो होता है वो 23 ऊपर लिखा जाता है। ऐसे किसी भी एटम को लिखा जाता है। एटॉमिक मास ऊपर, नंबर 11। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ट्रिक बता सकता हूं, एटॉमिक नंबर को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। 1 से लेकर 20 तक 20 ही एटॉमिक नंबर याद करने हैं। पहला पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, चौथे पे बेरिलियम, ऐसे करके चलते जाएंगे। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके आपको याद करने पड़ेंगे। कोई ट्रिक व्रिक नहीं है एटॉमिक नंबर याद करने की। मास या तो दुगना होगा या दुगने से अधिक होगा। जैसे कि एटॉमिक नंबर 11 है, 11 से 1 अधिक, 11 दूनी 22 और 1 23, ठीक है। या तो दुगना होगा या दुगने से 1 अधिक होगा। ये ट्रिक है, ठीक है। अब देखो, कई बार क्या होता है, एग्जामिनर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लेता है।
कि सोडियम के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। भाई प्रोटॉनों की संख्या तो मेरे को पता चल गई 11 है, ये 11 भाई। एटॉमिक मास मेरे को पता चल गया 23 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। एटॉमिक मास मत प्रोटॉन बता देंगे, 23 मत 11 के 12, या फिर आप सीधे क्या करोगे 23 मत 11 के 12, ये आंसर होगा न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये होंगे। अब मेरे हिसाब से आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर 2 मिनट में मिल जाएंगे। भाई आपको कह दे कि सिंबल क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी होगी, वैलेंसी कितनी होगी, जब मैं सिंपली आपको बताता हूं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सोडियम है, क्योंकि ना सोडियम एग्जामिनर का बहुत पसंदीदा मैटर है, बहुत ही ज्यादा पसंदीदार एटम है। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर सोडियम। सोडियम का सिंबल Na होता है, पहला क्वेश्चन का आंसर। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। सिंबल के पहले लेटर को कैपिटल, दूसरे को स्मॉल लिखा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है सोडियम को Na क्यों लिखा जाता है। भाई सिंबल या तो पहले लेटर से होगा, या दूसरे से होगा, या बीच से होगा, लेकिन इसका जो होता है सोडियम का लैटिन भाषा में नाम नेट्रियम होता है। क्या होता है सोडियम का लैटिन भाषा में नाम, नेट्रियम होता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो नेट्रियम की वजह से इसको Na लिखा जाता है। किसको भाई, सोडियम को। पहला सिंबल सोडियम का सिंबल क्या है भाई, Na है। सोडियम का एटॉमिक नंबर Na मैंने लिखा था, एटॉमिक नंबर 11, मास जो होता है इसका कितना होता है भाई, 23 होता है। इसका भी आंसर मिल गया, ये मिल गया आंसर, ये मिल गया आंसर, इसका ये भी मिल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सोडियम में, मैं एक एटम को लेकर चल रहा हूं, आपको सभी के आंसर आपको देने हैं। एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, मेरे को पता इलेक्ट्रॉन उतने होंगे जितना नंबर होगा, तो नंबर कितना 11। प्रोटॉन भी उतने होंगे जितने नंबर होंगे, तो कितना होगा 11। न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई, नंबर में तो मास घट, इसमें से ये घटा दो, 23 में तो 11 गए 12, ये भी पता चल गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी और वैलेंसी कितनी होगी, ये मैंने सिखाई थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन पर निकाली जाती है। इलेक्ट्रॉन 11 है, डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे K में, उसके बाद जाएंगे 8 में, उसके बाद अगले बच गया 1, 11 हो गए ना। तो ये तो होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, इसका आंसर भी मिल गया मेरे को। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसकी वैलेंसी। वैलेंसी क्या होगी भाई, ये अधिक है तो ये इसकी क्या होगी भाई, वैलेंसी। एक क्या होगी भाई, वैलेंसी। तो इतने क्वेश्चंस का आंसर आपको 2 मिनट में मिल जाएगा। ये जब मिलेगा जब आप समझोगे, थोड़ा भी अगर आप समझोगे, अगर थोड़ा समझ में नहीं आया ना, फिर एक बार पीछे जाओ, बैक जाओ, फिर देखो आप इसको, समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं ना एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ एटम है उनके सिंबल लिख देता हूं मैं, उसके साथ ही इसको समझाऊंगा। देखो भाई सिंबल के बारे में ना एक थोड़ा फंडामेंटल करवा देता हूं। सिंबल आप ये कहोगे सर ने सिंबल नहीं करवाए। देखो भाई सिंबल क्या हुआ, साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई अगर हम पूरे के पूरे नाम को रखेंगे ना तो केमिकल रिएक्शन को जो है ना समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पहला ही एलिमेंट है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को इतना बड़ा लिखेंगे किसी रिएक्शन में तो समझ पाएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ लेटर को अपन क्या करते हैं, उनके पहले लेटर से डिनोट करते हैं। तो हाइड्रोजन को किससे डिनोट कर दिया, H। उसके बाद उसने कहा कि कुछ लेटर को अपन फर्स्ट 2 लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि ईलियम, और ईलियम को क्या लिख दिया, He। उसके बाद उसने कहा कि हम क्या करते हैं, कुछ लेटर को क्या कर देते हैं, पहले 2 लेटर से डिनोट कर देते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कुछ बीच के अक्षर उठा लेते हैं, जैसे कि Mg। ठीक है, उसके बाद एक दिक्कत और आई, एक क्या आया, कुछ उसने कहा कि कुछ लेटर को अपन लैटिन भाषा में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं, लैटिन भाषा में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है सोडियम को Na किस भाषा में लिखा जाता है, जैसे कि सोडियम को लैटिन भाषा नेट्रियम और Na। तो लैटिन भाषा वाले ही नाम लिखवा देता हूं मैं, और ये ही आते हैं। जैसे कि सोडियम के अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है पोटासियम से। पोटासियम को मैं क्या लिखता हूँ, K। सिंबल क्या होता है भाई पोटासियम का, K। आयरन लोहा, लोहे का सिंबल क्या होता है भाई, Fe। टंगस्टन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, टंगस्टन जो होता है एक धातु होती है, उसका सिंबल W होता है। ठीक है, उसके बाद लेड, सिस्सा जो होता है वो Pb होता है, लेड, सिस्सा, Pb। उसके बाद जो होता है आपका टिन, Sn, टिन जो होता है वो क्या होता है भाई, Sn सिंबल होता है। उसके बाद सिल्वर आपकी चांदी होती है, इसको Ag बोलते हैं। उसके बाद गोल्ड आपका सोना होता है, इसको Au बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, Au। ये कुछ मतलब सिंबल्स हैं जो अलग हैं, हटके हैं। ये क्वेश्चन कई बार ना छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको आते भी ना ये गलती हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना एटम के बारे में एटम की जो ये जितनी भी चीजें जो मैंने करवाई हैं, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं अपने मेन फंक्शन के ऊपर। आपको क्या करना है, आपको एक आपके लिए वर्क है जो मैंने नहीं करवाया है, कहीं से भी 20 एलिमेंट को याद कर लेना। 20
एलिमेंट, 20 फर्स्ट 20 एलिमेंट है ना, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि पहले नंबर पर हाइड्रोजन है, दूसरे पर हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसे करके ये चलता जाएगा सिस्टम, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन है, नियोन है, ठीक है। तो ये 10 तो मैंने बता ही दिए। इनके देखो सिंबल याद करने का तो बता ही दिया मैंने, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोल नंबर है, कुछ याद नहीं करने, 20 याद करने ऐसे करके। एटॉमिक मास क्या होंगे, या दुगने होंगे या दुगने से एक अधिक, जैसे हीलियम का 2 2 दूनी 4, लिथियम का 3 3 दूनी 6 1 7, बेरिलियम का 4 4 दूनी 8 रेक 9 9 एटॉमिक मास होता है, बोरोन का 5 5 दूनी 10 होता मास, कार्बन का 6 6 दूनी 10 होता है। तो आप बस इतना याद रखो, या तो होगा दुगना या दुगने से एक अधिक। तो 20 के एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक मास ये आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि पूरी की पूरी केमिस्ट्री में ये चीजें काम आने वाली हैं, ठीक है भाई। तो ये आपकी जितनी भी थी ये आपकी थी। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ मेन चीज केमिस्ट्री की, जो है आपकी पीरियोडिक टेबल, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना भाई वो आपकी पीरियोडिक टेबल है। क्या भाई, पीरियोडिक टेबल है, ताकि आज अपन पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं तो कल जो है ना, अगर अपन थोड़ा जो अपना पीरियोडिक टेबल के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आकर इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो जाती है, तो फिर ऑर्गेनिक करते हैं, ठीक है। तो 2 पोर्शन में बटी हुई केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो थोड़ी बड़ी पड़ जाती है, इसलिए अपन कोशिश करेंगे केमिस्ट्री को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि फिजिक्स 2 दिन में नहीं हो पाएगी, 3 घंटे में नहीं हो पाएगी, 6 घंटे में, 5-6 घंटे में, क्योंकि सारा का सारा करनी है अपन, छोड़ देंगे कुछ भी नहीं, एक भी चीज नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन पीरियोडिक टेबल पर चलते हैं। पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप भी थोड़ा एक बार रेस्ट कर लेना, 1 मिनट का समय है, बस 1 मिनट। देखो भाई, तो एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल है वहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो बिल्कुल बेसिक था केमिस्ट्री का, अब स्टार्ट होती है अपनी मेन केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट होगी। पहले मैं पीरियोडिक टेबल को समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद अपन जो रिएक्शन कंपाउंड वगैरह, मेटल नॉन मेटल वगैरह सब चीजें जो हैं करते चलेंगे। देखिए पीरियोडिक टेबल की पहले जरूरत क्यों पड़ी, चाहना क्यों पड़ी, पिट्टी आवर्त सारणी होती क्या है, ये पहले स्टार्टिंग से समझते हैं। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। देखिए सबसे पहले तो मैं बताता हूं आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए स्टार्टिंग से लेकर अब तक एलिमेंट्स जो है ना खोज होते गए, जैसे कि स्टार्टिंग में 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, ऐसे करके 56 हुए, 64 हुए। आज के टाइम पे एलिमेंट्स जो है ना वो 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। कितने एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है बेटा? 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। और भी एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, 126 की खोज हो चुकी है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में 118 है। अब देखिए इतने एलिमेंट्स को याद करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, कैसे याद कर पाएंगे इनकी प्रॉपर्टी, इनकी मतलब स्ट्रक्चर कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे अपन। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि इन सभी को एक ऐसी अरेंजमेंट दें ताकि इनको याद करना क्या हो जाए भाई, आसान हो जाए। तो उस अरेंजमेंट से बचने के लिए ही आवर्त सारणी को दिया गया था। तो ये आवर्त सारणी होती क्या है? देखिए आवर्त सारणी कुछ नहीं होती। आवर्त सारणी जितने भी तत्वों हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको आवर्तों में, आवर्तों या खानों या ब्लॉक्स में अरेंज करना ही क्या कहलाती है? आपकी आवर्त सारणी कहलाती है। ठीक है, तो इन 118 एलिमेंट्स को कैसे याद करो? अब 118 एलिमेंट्स के अंदर 91 आपकी धातु हैं, आपकी 20 अधातु हैं और 7 जो है उप धातु हैं, मेटलॉइड्स हैं। 91 जो है आपकी मेटल, ये नॉन मेटल, ये मेटलॉइड्स हैं। अब इनको कैसे याद कर पाएंगे? इतनी चीजों को तो याद नहीं कर सकते अपन, खुद साइंटिस्ट ही याद नहीं कर सकते इतनी चीजों को, इसलिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। तो सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री से लेके चलता हूं, आवर्त सारणी की हिस्ट्री क्या थी, किस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया, कैसे डिजाइन किया गया, पहले क्या किया गया। एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है, इसी के साथ आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है मैं आपको बता देता हूं। कल रात 8 बजे, कल रात 8 बजे, ठीक है, कल रात 8 बजे, ठीक है, 8 बजे जो है कंप्यूटर की मैराथन होगी भाई। फिर कंप्यूटर मैराथन होगी भाई, मैराथन होगी, बहुत अच्छे लेवल से जो है मैराथन करवाई जाएगी। मेरे चैनल पे नहीं होगी, अपने सर का चैनल है जिक्के भाई दीवान सर, जिक्के भाई दीवान सर,
जीके भाई दीवान सर के चैनल पर कल जो है कंप्यूटर की मैराथन होगी, पूरा का पूरा भंडारा होगा, लगभग 12 से 1 बजे तक 5-6 घंटे जो है अपन पूरे कंप्यूटर को निचोड़ देंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। ग्राम सचिव पटवारी कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अपनी 10 क्लास वो चलती रहेंगी, टेंशन मत लेना, 10 मैराथन 10 दिन चलती रहेंगी, कंटिन्यूअस रहेंगी, ठीक है। लेकिन उसके बीच कल 8 बजे आपकी कंप्यूटर की मैराथन रहेगी, जीके बाय दीवान सर जो है चैनल उस पर रहेगी। मैं आपको लिंक जो है अपने टेलीग्राम चैनल या मतलब जो है सब जगह मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, हमारे भी चैनल पर इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। कल रात 8 बजे ये याद रखना, ठीक है। और अपनी जो है साइंस की मैराथन वो है जो चलती रहेंगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने वाले पोर्शन को, आवर्त सारणी। देखिए पहले तो मैं बात करता हूँ हिस्ट्री ऑफ आवर्त सारणी। हिस्ट्री कैसे आवर्त सारणी का निर्माण हुआ, कौन कौन आया, कौन कौन गया, क्या क्या हुआ। देखिए हिस्ट्री भी करनी जरूरी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो डाल्टन साहब आए। कौन आए भी? डाल्टन आए। डाल्टन 1808 में आए। इन्होंने कहा, सबसे पहले इन्होंने कहा कि तत्वों के बारे में बताया। किन के बारे में बताया? तत्वों के बारे में बताया। तत्वों के बारे में मतलब एलिमेंट्स के बारे में बताया कि भाई ये एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स 2 भागों में हैं, धातु हैं और अधातु हैं। इसने क्या कहा भी? कुछ मेटल हैं और कुछ नॉन मेटल हैं। इससे अलावा इसने कुछ भी नहीं बताया भाई किसने। अब देखो साइंटिस्ट तो बहुत से आए, लेकिन अपन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को करेंगे। पहले कौन आया अभी? अपना डाल्टन साहब आया। इसने कहा कि कुछ धातु हैं कुछ अधातु हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था दूसरे नंबर पर, जिसका नाम था डोबे राइनर। क्या नाम था भाई? डोबे राइनर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से लिखना। 1829 में ये साइंटिस्ट आया। कब आया भाई? 1829 में आया। इसने क्या किया भाई? सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया, तत्वों का वर्गीकरण किया, वर्गीकरण किया। किसने किया भाई? आपका डोबे राइनर ने किया। कब किया भाई? 1829 में किया। क्या वर्गीकरण किया वो बताता हूं आपको। देखिए इसने वर्गीकरण क्या किया? इसने वर्गीकरण के लिए एक नियम लिया जिसका नाम था भाई त्रिक का नियम। त्रिक का नियम, रूल ऑफ ट्राइड्स, रूल ऑफ ट्राइड्स। त्रिक का नियम दिया किसने भाई? अपने डोबे राइनर साहब ने। ये त्रिक का नियम था क्या? देखिए क्वेश्चन ये भी आता, पहले था क्वेश्चन ये आता, डोबे राइनर। त्रिक का नियम किसने और कब दिया? डोबे राइनर ने 1829 में दिया। था क्या? देखिए त्रिक के नियम में तीन त्रिक बनाए गए, एक मतलब 3-3 के खाने बनाए गए। जैसे क्या किया? इसने कहा कि मेरा जो त्रिक का नियम है उसके अंदर मैं 3-3 एलिमेंट्स लूंगा और उसका आधार जो ना, त्रिक के नियम का आधार जो है ना, वो क्या दूंगा अभी? त्रिक के नियम का आधार जो है एवरेज एटॉमिक नंबर होगा। एवरेज एटॉमिक नंबर को लूंगा, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास को लूंगा। उसने कहा कि एवरेज परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है मैं अपने त्रिक का नियम दूंगा। क्वेश्चन आ जाता है त्रिक का नियम किसके ऊपर आधारित था? एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर। क्या था? इसने 3 एलिमेंट लिए, जैसे माना A B C। इसने कहा क्या मेरा त्रिक का नियम ये होगा, B बराबर होगा A प्लस में C का एवरेज, A प्लस में C का एवरेज, मेरा ये त्रिक का नियम कहलाएगा। अब देखो इसमें किया क्या? इसने 3 एलिमेंट लिए, एक त्रिक बना के भी दिखाया। इसने क्या कहा? इसने 3 एलिमेंट लिए। 3 एलिमेंट थे कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए 3 एलिमेंट थे लिथियम, एक था अपना लिथियम जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है अभी? तीसरे नंबर पे लिथियम होता है, एटॉमिक मास क्या होता है अभी? 7 होता है। उसके बाद एक था सोडियम जिसका एटॉमिक मास कितना होता है अभी? 23 होता है। उसके बाद एक था भाई पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास कितना होता है अभी? 39 होता है। 3 एलिमेंट लिए और एक त्रिक बनाया। ये क्वेश्चन आ जाता है कि डोबे राइनर का त्रिक कौन सा था? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का पहला त्रिक था। इसने ये समझाया कि देखिए 23 बराबर है 39 प्लस में 7/2। अब जब आप देखोगे तो ये एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा या नहीं होगा? तो इसने ये त्रिक का नियम समझाया भाई सबसे पहले। और कितने त्रिक लिए भाई? इसने मेनली 3 त्रिक लिए। कितने त्रिक लिए भाई? 3-3 के 3 त्रिक लिए। अब देखिए कमी क्या आई? कमी तो सिंपल सी बात है, जितने भी साइंटिस्ट फेल हुए ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़कर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले साहब ने दी है जो अब तक चली हुई है, उसके बाद साइंटिस्ट फेल होते गए। उसके सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि वो एलिमेंट्स आगे खोज होते गए और उनकी थ्योरी खराब होती गई। लेकिन जो मेन जो रीजन था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डोबे राइनर का मेन कमी क्या थी? डोबे राइनर की मेन जो कमी जो थी वो क्या थी? वो केवल 3 ही त्रिक बना पाया, केवल 3 त्रिक बना
पाया, उससे अलावा वो तरीके नहीं बना पाया। ये इसकी कमी थी किसकी भाई? डोबे राइनर की। क्लियर भाई? उसके बाद सुनना भाई, डोबे राइनर के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं अपने पास जिसका नाम है न्यूलैंड। क्या नाम अभी? न्यूलैंड। न्यूलैंड तो क्या है भाई? संगीत के बहुत अच्छे प्रेमी थे, गायक थे, गानिए बजानिए थे बहुत अच्छे, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम था, लेकिन उन्होंने तो सारे गामा पा धा नि सा गा दिया था। किसके अंदर भी? केमिस्ट्री के अंदर। देखिए इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड आए, न्यूलैंड का सन लिख देता हूं मैं, न्यूलैंड सन लिख लेना 1866। जो मैं लिखवा रहा हूँ सन वही लिखना है, हो सकता है 67 मिल जाएगा लूसेंट वगैरह में, लेकिन आपको यही लिखना है, एनसीईआरटी का डेटा है, यही मान्य होगा, ठीक है। न्यूलैंड 1866 में आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना अलग नियम दिया। नियम क्या दिया? इन्होंने अपना नियम दिया और नियम का नाम रखा भी अष्टक का नियम। अष्टक का नियम, रूल ऑफ ट्राइड्स। इसने अपना नियम दिया, रूल ऑफ ऑक्टेव्स, अष्टक का नियम दिया। 8 एलिमेंट्स की एक सीरीज थी, 8 एलिमेंट, अष्टक का मतलब 8। और इसने अपना आधार क्या बनाया भाई? क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, न्यूलैंड के अष्टक के नियम का आधार क्या था? तो आधार जो था न्यूलैंड के अष्टक के नियम का जो आधार था वो क्या था भाई? अष्टक के आधार जो था संगीत के स्वर लिख लेना भाई, 7 या 8 कुछ मत लिखना, क्योंकि ये केमिस्ट्री की बात नहीं है। वैसे मैं बता देता हूँ, संगीत के 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नि सा। 7 और 8वां दोबारा रिपीट हो जाता है। स्वर कितने होते हैं? 7। संगीत के स्वर क्या आते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये 7 स्वर होते हैं, लेकिन 7 दोबारा रिपीट हो जाता है। और ये ही न्यूलैंड के अष्टक नियम की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसने कहा क्या? उसने ये कहा कि मेरा पहला तत्व और मेरा 8वें तत्व के गुणधर्म क्या होंगे भी? सेम होंगे, ठीक है। मेरा पहला तत्व और 8वां तत्व क्या होगा? सेम होगा। उसने क्या किया? अभी एक क्लास है, जैसे कि क्लास में अरेंजमेंट है, बच्चे हैं, कोई किसी गांव का, कोई किसी गांव का, कोई किसी गांव का। अब अपन क्या करें? उन बच्चों को अरेंज कर दें। क्या कहें कि एक गांव वाला पहले नंबर पे है, उसके बाद उसी गांव वाला 8वें नंबर पे होगा, फिर दूसरे नंबर पे जो गांव वाला है उससे 8वें नंबर पे उसी गांव का मिलेगा। तो अपन उस चीज को याद करने में आसानी होगी, ठीक है। इसीलिए इसने अष्टक का नियम दिया था, सारे गामा पा धा नि सा पर आधारित था। लेकिन दिक्कत क्या हुई, प्रॉब्लम क्या आई? सारे गामा पा धा नि सा में ये नियम बिल्कुल अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसकी एक कमी आ गई। कमी क्या आई? कमी कहां पर आई? कमी मैं आपको बताता हूं। कमी आई कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम के बाद ये नियम कामयाब, कैल्शियम के बाद ये नियम कामयाब नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कैल्शियम के बाद पहले के गुण नोमे के साथ मिलने लगे और ये नियम क्या हो गया भाई? कैंसिल हो गया। ये नियम क्या हो गया भाई? कैंसिल। और न्यूलैंड का अष्टक का नियम भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लेकिन नियम खत्म हुआ है, साइंटिस्ट ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है भाई। अब देखो भाई, उसके बाद न्यूलैंड के अष्टक का नियम अपने पास हो गया है। अब मैं बात करता हूं भी नेक्स्ट साइंटिस्ट की। नेक्स्ट साइंटिस्ट अपने पास आता है भी कौन भी? अपने पास नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो आते हैं अपने मेंडलीव साहब, ठीक है। मेंडलीव आता है, मेंडलीव कहो या मेंडलीव कहो, कुछ भी कह सकते हो। 1872 सन था, ठीक है। करता क्या ये भाई? देख रहा था कि बहुत हो चुका क्लासिफिकेशन। ये क्या करता है कि सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण करता है। सबसे पहली आवर्त सारणी किसने दी भाई? इसी दी। सबसे पहले आवर्त सारणी दी। आवर्त सारणी क्या होती है भी? पीरियोडिक टेबल पिट्टी। तो सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया भी? मेंडलीव ने किया। अब आवर्त सारणी थी क्या? देखिए बात ये भी आती है कि आवर्त सारणी होती क्या। देखिए मैं बताता हूँ, आपने मैथमेटिक्स में हमेशा ये खाने पड़े होंगे, ऊपर से नीचे जो आते हैं वो कॉलम होते हैं, मैट्रिक्स पढ़ी होगी। ये ऐसे जाते हैं, जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं उनको रो बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ये जो सेल बनती है ना बेटा, इनको ही आवर्त सारणी बोला जाता है। कहने का मतलब डिवीजन ऑफ, मतलब जो ये डिवीजन है किनके अंदर, अपने ये तो जो ऊपर से नीचे जाते हैं उनको तो कहा वर्ग ग्रुप। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है आवर्त सारणी में। ऊपर से नीचे हॉरिजॉन्टल जाने वाले कॉलम्स को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने वाले को क्या कहते हैं भी? आवर्त कहते हैं। आवर्त का मतलब पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर आवर्त और वर्ग के अंदर वर्गीकरण
पूर्ण करना ही आपकी क्या कहलाती है भाई, आवर्त सारणी कहलाती है। तो सबसे पहले मेंडलीफ ने किसका निर्माण किया भाई, आवर्त सारणी का निर्माण किया। अब इस आवर्त सारणी ने इसने कितने तत्व लिए भाई, 63 तत्व लिए। कितने तत्व लिए भाई, 63 तत्व लिए। क्वेश्चन आ जाता है आवर्त सारणी में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, 63 एलिमेंट्स थे। 63 एलिमेंट्स में इसने कैसे डिवाइड किया, 63 में इसने किया कि आवर्त तो कितने होंगे भाई, 7 होंगे और वर्ग कितने होंगे, 8 होंगे। अब देखिए कोई भी नो मत कहना, सोचना भी मत, लूसेंट वगैरह मिल जाएंगे नो भी, 7 निम्न 63 और 63 जब भी पूरे होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इसने जो ना 8 लिए थे, 7 8 56 होते हैं, मेरे को पता है एलिमेंट 63 है, लेकिन कुछ सेल के अंदर 2-2 एलिमेंट रखे थे। कुछ सेल के अंदर क्या रखे थे भी, 2-2 एलिमेंट को इसने रखा था, ये बात भूलना मत। तो इसने जो मेंडलीफ ने जो है सबसे पहले आवर्त सारणी दी, आवर्त 7 दिए, वर्ग कितने दिए, 8 दिए। अब इतनी सब चीजें देने के बाद इसमें कमी क्या रही, देखिए आधार इसने वही द्रव्यमान बनाया, आधार इसने अपना क्या बनाया, द्रव्यमान। एक बात याद रखना, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। एक बात याद, जितने भी साइंटिस्ट आए जो फेल हुए वो लगभग उन्होंने अपना आधार परमाणु द्रव्यमान को ही बनाया, ठीक है। अब देखिए ये सब चीजें होगी, फिर भी कमी क्या रही, कमी एक चीज की रही मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाया। देखिए हाइड्रोजन को जगह दे पाना मोस्टली के पास भी संभव नहीं था, लेकिन मोस्टली साहब ने हाइड्रोजन को अलग ही निकाल दिया, क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट सबसे अलग एलिमेंट है, सबसे बड़ा अपवाद है, पूरी केमिस्ट्री का अपवाद है हाइड्रोजन। कुछ भी करवाऊं ना मैं केमिस्ट्री के अंदर, उसके सभी से काट देना हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे बड़ा अपवाद है। तो इसमें कमी क्या आई, कमी ये आई हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया, हाइड्रोजन को स्थान न दे पाना ही इसकी क्या है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समस्थानिकों को स्थान ना दे पाना, हाइड्रोजन के समस्थानिकों को स्थान न दे पाना ही इसकी क्या थी भी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमी थी। अब ये सब चीजें बैठा हुआ एक साइंटिस्ट देख रहा था जिसका नाम था भाई मोसले। क्या नाम था भाई, मोसले। मोसले ने सबसे अच्छा काम किया भाई, मोसले ने क्या किया भाई, मोसले साहब था भाई, मोसले, यहां पर देखना भाई, मोसले। समय था 1913 का, समय कब का था भाई, 1913। देखिए कब 1913, आज 2021 चला हुआ, 22 चल जाएगा। आज तक मोसले की पीरियोडिक टेबल आज तक चली हुई है। क्यों चली हुई है, इसके रीजन थे 2-3 रीजन, उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। देखिए 1913 में मोसले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी दी, आधुनिक आवर्त सारणी दी, आधुनिक आवर्त सारणी दी। आधुनिक का मतलब आज जो चली। अब बेटा जो भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए ना कि कुल कितने तत्व हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में ही है वो सारे के सारे, चाहे वो आधुनिक आवर्त सारणी में कहे, चाहे अब कुल कितने तत्व हैं, सारे के सारे कहां पर मौजूद है भी, आधुनिक आवर्त सारणी में ही मौजूद है। इसने क्या किया, मोसले साहब ने सबसे बड़ी चीज 2 क्रिएट हो रही थी। एक तो क्या हो रही थी, आने वाले टाइम में जो है ना एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे। इसने अपनी जो पीरियोडिक टेबल दी, जब इसने कहा कि मेरे पास कितने एलिमेंट मौजूद हैं, 118, कम थे, लेकिन इसने क्या किया, पहले ही जगह छोड़ दी। आप जब आवर्त सारणी देखोगे ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसके अंदर आप पाओगे कि उसकी शेप जो ना ऐसी मिलेगी, ऐसी बंद, यहां से ऐसे ऐसे करके, ठीक है। कहने का मतलब मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बाद में पूरी बना देंगे इसको। तो 118 एलिमेंट्स को उसने इस प्रकार से कहा कि भी आने वाले टाइम में कोई और भी एलिमेंट आ जाए ना तो उनको रखा जा सके, उसने जगह छोड़ दी थी। पहला तो काम किया इसने ये। उसके बाद उसने जो अपना आधार बनाया ना, अपना आधार, उसको परमाणु बार ना बना के परमाणु संख्या बनाया, परमाणु संख्या, और ये इसकी कामयाबी का राज था। परमाणु संख्या 1 से लेकर 118 तक, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 ऐसे करते रखता गया, और इसने अपनी आवर्त सारणी को दे दिया। क्वेश्चन आया मोसले के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे, 118। आज भी कितने भी, 118। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त कितने थे क्वेश्चन पूछेगा तो आवर्त हमेशा 7 ही रहेंगे। वर्ग कितने थे क्वेश्चन पूछेगा, वर्ग 18। ब्लॉक, ये ब्लॉक का निर्माण भी किया था, ब्लॉक कितने थे, 4 SPDF, ये 4 ब्लॉक थे भाई किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था, 118 में धातु थी, धातु का मतलब मेटल थी, मेटल कितनी थी, 91। अधातु थी, अधातु का मतलब नॉन मेटल कितनी थी, 20। उसके बाद भी उपधातु का मतलब मेटालॉइड्स थी, मेटालॉइड कितनी थी भाई, 7। इस प्रकार से कुल कितने एलिमेंट्स थे, 118 एलिमेंट्स थे। इन 118 एलिमेंट्स को ही पढ़ना है, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, उपधातु मेटालॉइड्स, ठीक है, इन सभी को ही पढ़ना है। इन सभी से बनने वाले ही कंपाउंड पढ़ने हैं। उसके साथ आपको आवर्त सारणी को पढ़ना है। क्यों पढ़ना आवर्त सारणी को मैं आपको बताता हूं। आवर्त सारणी ही आपको ये बताएगी कौन सा एलिमेंट कहां पर मौजूद है, किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी।
क्योंकि 118 एलिमेंट्स को याद करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मोस्ले साहब ने क्या किया, जैसे कि कोई एक वर्ग है, इस वर्ग है, ये पहला वर्ग है, पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये रख दिएगी, इन सभी की प्रॉपर्टी सेम होगी। अगला जो वर्ग होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उससे अगला वर्ग जो होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो जितने भी वर्ग हैं 18 के 18 वर्ग हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो अपन को 118 एलिमेंट याद नहीं करने हैं, 18 वर्ग याद करने हैं। तो आवर्त सारणी ऐसे आपको जो है आसानी देगी। अब देखिए मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी जो है, उसका पहला तत्व हाइड्रोजन है, पहला तत्व हाइड्रोजन और लास्ट तत्व ओस्मियम है। 118वां तत्व कौन है, ओस्मियम, पहला तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। ये भी बात आप याद रखना, ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी चलेगी। आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को नहीं कराएंगे क्योंकि कोशिश करेंगे कल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ ही पूरे के पूरे को सिस्टम को लपेट दिया जाए। हो सकता है केमिस्ट्री कोई दिक्कत नहीं है, दो का 3 दिन हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन पूरी करेंगे। किसी को भी किसी भी चीज़ को मतलब ना आप नहीं छोड़ देंगे, पूरी की पूरी करेंगे, पूरी की पूरी को ही लपेटेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कम कर देंगे, पूरी करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूरा करेंगे, ठीक है, सब कुछ। फिजिक्स पूरी करेंगे। बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स आप देख सकते हो चैप्टर वाइज। अगर आपको देखना ना भी, एक बात याद है ना, चैप्टर वाइज देखना तो इस चैनल के अंदर आपको हर वीडियो मिल जाएंगी। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री चैप्टर वाइज मिल जाएंगी, थोड़ी डिटेल में मिल जाएंगी वो, ठीक है। यहाँ पर मैराथन क्लास चली हुई है, मैराथन क्लास में मैं पूरा का पूरा मतलब ना ऐसे ही लेके चलूंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये सारा का सारा फंडामेंटल जितना भी अपन ने अब तक किया है। कल अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करेंगे। पीरियोडिक टेबल आप देख के आना, मैं बनाऊंगा उसको पहले, तो बोर्ड के ऊपर पूरी की पूरी को पहले ही बना लूंगा। कल माऊंगा ना उसको पहले, है ना, पीरियोडिक टेबल को ही बना के रखूंगा ताकि आपका समय की क्या हो जाए भाई, बचते हो जाए। कहोगे तो आप साथ के साथ भी बना सकते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझेंगे। जैसे ही उसको समझ लेंगे भी पीरियोडिक टेबल को, फिर आपका ये मान के चलना आधी केमिस्ट्री हो चुकी है। पीरियोडिक टेबल ही मेन चीज है, ठीक है। तो फिर मेटल करेंगे, नॉन मेटल करेंगे, फिर कंपाउंड करेंगे, ठीक है। तो ये इस क्लास को मेरे हिसाब से इस क्लास को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए क्योंकि पहला दिन है, लेंथी हो जाएगी। कल से ना आप क्या करना, तैयार पहले ही होके आ जाना। 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे समय सही रहेगा। हाँ बिल्कुल सही रहेगा, 2.5 से। कल तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कल तो आपको 8 बजे रात 8 बजे अपने जीके बाय दीवान सर के चैनल पर आपको मिलेगी। मैं मैराथन क्लास वहीं पर लगाऊंगा, उस चैनल के ऊपर लगाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप सभी के सभी जुड़ जाना, ठीक है। उसके बाद ये मैराथन ऐसे ही चलते जाएंगे, 10 दिन का भंडारा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। अगर आपको ये अच्छी लगी तो भाई प्लीज शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब तो चैनल आपको करना ही है, लाइक भी करते रहा करो, कमेंट भी करते रहा करो, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।